सक्रिय रूप से जुड़े थे, उन लोगों का भी योगदान क्या रहा है, उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे सीजीएम पवन सर को एक बार आमंत्रण देना चाहूँगा कि वो आएँ, और पवन सर का जो एक्सपीरियंस रहा है पतंजलि के साथ, वो करीब 4 साल का रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो 4 साल से इन सारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं। उनकी रूपरेखा को तैयार करना, ये उनका एक फोर्टे रहा है, और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से आगे जैसे लेके चल रहे हैं। तो उनका हम उद्बोधन बाद में भी करेंगे, पर एक बार मैं उनको एक वेलकम रिमार्क्स के लिए पवन सर को आमंत्रण करना चाहूँगा। पवन सर, प्लीज़ आप एक बार आएँ और इस सभा को बताएँ इनको। सभी पार्टिसिपेंट्स का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, और मैं विशेष रूप से बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं डॉक्टर पवार हैं, और उनके साथ जो फैकल्टी आज जुड़ी हुई है, उनका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगा। उनका पिछले वर्ष भी हम इस तरह से इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए थे। तो और साथ ही उनके द्वारा भेजे गए जो छात्र हैं, उनको भी क्योंकि आज उनका ये अंतिम दिन है इस लर्निंग जर्नी का जो उन्होंने हमारे साथ किया, तो उनका भी स्वागत है। हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हमारे साथी, हमारे कुछ किसान बंधु भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और साथ में अगर और कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका भी मैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये कार्यक्रम जो आज हम कर रहे हैं, इसको हमने एक और कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, और वो कार्यक्रम है हमारा दैनिक योगाहार कार्यक्रम। ये दैनिक योगाहार कार्यक्रम 23 दिसंबर को 600 दिन अनवरत पूर्ण होगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये हम इस कार्यक्रम को भी इसी उत्सव का हिस्सा मान रहे हैं। यह उत्सव सीखने सिखाने का उत्सव है। यह सीखने सिखाने की जो परिपाटी हमारी पिछले 600 दिन से चली आ रही है, इसमें सभी लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। हम इस महत्व को समझते हैं, और हम ये मानते हैं कि हमारे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कितना ही अनुभवी क्यों ना हो, या कितना ही उसको अभी अपनी दहलीज में उसने काम रखा हो, सबके अपने अनुभव हैं। अगर समुचित समय मिले और माहौल मिले और अवसर मिले, तो सब लोग कुछ न कुछ अपना योगदान कर सकते हैं। इस थ्योरी के साथ, इस ध्येय के साथ हमने ये कार्यक्रम, हमारे योगाहार का जो कार्यक्रम है, ये अनवरत चलते हुए 600 दिन जब पूर्ण कर रहा है, तो इसके बारे में मैं आज अपने प्रारंभिक उद्बोधन पर बातचीत करूंगा कि यह कार्यक्रम को एक स्वैच्छिक रूप से हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे किसान, हमारे स्टाफ है, उनके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम रोज 5:30 बजे से 8:30 बजे तक चल रहा है। पहले इसकी अवधि कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें हम प्रोग्रेस किए, और पहले सत्र में 5:30 से 7 बजे तक योग की कक्षा होती है। इस योग की कक्षा में हमारे जो वॉलेंटियर योग शिक्षक हैं, वो चाहे 8 साल के बच्चे भी आए हैं, 80 साल के बुजुर्ग भी आए हैं, उन्होंने योग सिखाया है। और रोज नए व्यक्ति आकर के उन्होंने अपना जो अनुभव है हमारे साथ बांटा। तो जब भी हम रोज योग करते हैं, तो नए व्यक्ति के साथ सीखने का फिर से प्रयास करते हैं, और जो उनके अनुभव है, जो उससे योग से उनको लाभ पहुंचा है, ये योग के बारे में जो उन्होंने सीखा है, जब वो बांटते हैं तो हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी प्रकार से 7 बजे के पश्चात 7 से 8 बजे तक, और कभी कभी 7 से 8:30 बजे तक, हम जैविक कृषि, प्राकृतिक खेती, आहार, अन्य विषय, पर्यावरण से संबंधित हमारा, क्योंकि कृषि हमारे पर्यावरण से भी संबंधित है, तो ऐसे हम उन विषयों पर भी मुख्य अतिथि हमारे आते हैं। ये मुख्य अतिथि हमारे किसान होते हैं। 70% से ज्यादा अभी तक के जो लोग आए हैं वो किसान थे। उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, और उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा। किसान के अलावा इस मंच में पद्मश्री, वाइस चांसलर, आईएएस ऑफिसर्स, अन्य पदाधिकारी गण, अध्यापक गण, और भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के
जो हमारे अच्छे कार्य हुए हैं उसके बारे में उन्होंने अपनी जानकारी हमें दी, अपना उद्बोधन किया और उससे हमें भी लाभान्वित हुए। तो ये सीखने सिखाने की परिपाटी जो हम चली जा रही है, हम अपने आप को इस प्रकार से समर्पित करने का प्रयास करते हैं कि हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जो हम कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में आज जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उस पर विशेष रूप से अपने आप को केंद्रित कर रहा है, तो हम इस योगाहार कार्यक्रम को भी इस तरह से मनाते हुए आप सबको भी इस योगाहार उत्सव में सम्मिलित करने का मैं निमंत्रण भी देना चाहूंगा कि जब हमारा 600वां दिन होगा तो आप सब लोगों को भी उसमें आए और उसमें हिस्सा बने। इस बार का हमारा जो टॉपिक है, हमारे योगाहार का जो हमारा थीम है, वो है जैविक मिट्टी की जांच और उससे संबंधित मिट्टी का जो जांच करना है और उसके ऊपर जो हमने कार्य किए हैं उसके बारे में हम आज इस बार अपने आप को केंद्रित करेंगे। तो यह कार्यक्रम हमारा अनवरत चलते जा रहा है। यह कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे अनुभव हैं और हमें निरंतर सीखने का मौका मिलता है। हम रुक ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें कोई रुकने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे वॉलेंटियर्स हमें जब भी कोई ऐसी शिथिलता आती है तो तुरंत आकर के वो अपना कार्य को आगे बढ़ा ले जाते हैं और इस प्रकार से हमारे साथ नए लोग जब जुड़ते हैं, नया अनुभव हमारे साथ जीवन में आता है, नई उमंग भी आती है, नया उत्साह भी आता है। तो ऐसा हम कार्य कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले हमारे कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के निदेशक आए थे जिन्होंने जैविक तरीके से और प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण के ऊपर अपने अनुभव साझा किए। तो जब उन्होंने अपने अनुभव साझा किए तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आपके साथ जो किसानों ने उनके जीवन में जो बदलाव आया है उनको भी साथ लाइए। तो वो अपने साथ अगले दिन न केवल 8-10 किसानों को भी इस मंच के माध्यम से जोड़ा और इन किसानों ने अपने अनुभव बताए, बल्कि वो अपने उच्चाधिकारियों को भी और अपने जिला स्तरीय अधिकारियों को भी जोड़ते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और हमें लगता है कि इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, समन्वित करते हुए, समन्वय करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को एक दूसरे को हम अपने को कहते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हुए कि जो उनकी प्रैक्टिकल तरीके से जो काम कर रहे हैं, हम सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको ज्यादा जाता है, इसको कम आता है। ऐसी कोई भी परिपाटी इस योगाहार कार्यक्रम में हम नहीं करते हैं और यह कार्य को करने के लिए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो रोज नित्य नए लोगों को जोड़ते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनका भी बहुत इसमें योगदान है, क्योंकि वो जब कार्य इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज इस योगाहार उत्सव को, इस 600वें उत्सव को, हालांकि हम 2 दिन पहले मना रहे हैं, लेकिन सीखने सिखाने की जो परिपाटी है वो इस योगाहार उत्सव से योग और आहार के जो संयोग है, जो इसका जोड़ है, इस तरह से हम अपने आप को समर्पित करने के लिए करते हैं और अलग अलग विषयों पर अपने आप को हम समर्पित करते हैं। जैसे हम कभी मिट्टी के ऊपर समर्पित होते हैं, कभी हम जैविक प्राकृतिक खेती के ऊपर समर्पित होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं और आजकल जो हमारा विषय पिछले 2 दिन से चल रहा है वो है हमारा पुरातन इतिहास। जो हमारा इतिहास किसी कारणवश छूट गया था, पढ़ाई का भी हिस्सा नहीं बना, उसमें कृषि का इतिहास भी इसमें सम्मिलित है और भी हमारे इतिहास से संबंधित विभिन्न आयाम हैं, उसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही है और हमारे साथी लोग उसके बारे में पढ़ के, सुन करके उसको आगे बढ़ करते तो हमारे साथी इस तरह से कार्य करते हुए अपने विचार रोज व्यक्त कर रहे हैं और उससे हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो ये इस सीखने की परिपाटी में, सीखने सिखाने की परिपाटी में आप सभी लोग जो आज इस योगाहार उत्सव के बारे में जान रहे हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, आपके भी विचार महत्वपूर्ण हैं, आप भी इस उत्सव का हिस्सा बनिए और उसको उत्सव का हिस्सा बनने के बाद आप अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं या करते हैं उसमें कुछ आप आगे बढ़ करके कुछ और कर सकते हैं, तो उस अनुभव को भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
तो यह इस योगाहार उत्सव का एक हम परिवार के रूप में जो कार्य हो रहा है उसको हम इसके लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, तो इसमें आपका पुनः इस कार्यक्रम में भी स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आज का जो प्रस्तुतिकरण है उस पर हम और सबकी बात सुनेंगे। और आज हमने बच्चों की बात सुननी है। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं विवेक बेनीपुरी जी को सादर मंच सौंपता हूं। आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। आपका मार्गदर्शन हमें हरदम चाहिए होता है और हमें मिलता रहता है। अब इसी सत्र में अब जो हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत अब मैं डॉक्टर बीके गुप्ता जी को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट फॉर एग्री इंटेंशन, को बुलाना चाहूँगा कि उनका एक कनेक्शन रहा है बच्चों के साथ कंटिन्यूअसली। तो मैं थोड़ा सा उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बच्चों का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा। तो उनके बारे में मुझे डॉक्टर गुप्ता ज़रा इसके बारे में बताएं। डॉक्टर गुप्ता। Thank you, Vivek ji. Am I audible? Yes, you are clearly audible. Thank you. Thank you very much, Dr. Vivek ji. I welcome our respected Dean, Professor V.S. Pawar sir. I welcome our Head of Department, Agriculture Extension and Director of National Agriculture, dear colleague and coordinator Rave, Dr. Arjun, पवन जी, रजत जी, विवेक जी, हमारे अन्नदातागण जो हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और हमारे प्यारे छात्र और भी लोग जिनको मैं नहीं जानता, विश्वविद्यालय की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम जो कि दैनिक योगाहार कार्यक्रम है, इसमें हम शामिल हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। सबसे पहले मैं पतंजलि को स्पेशली जो ऑपरेटर हैं, जो इनपे काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमें ये मौका मिला, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बातों को कुछ कह सकें। और सबसे बड़ी बात कि हमारे बच्चे, जो स्टूडेंट जो हमारे वहाँ पे गए हुए हैं, वो सीख रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट से, और वो देख के अच्छा लगता है कि सभी बड़े लीन होके काम कर रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं उनके साथ। मैं हमारी कुछ बातें हैं जो मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपके लिए और आपके बच्चों के, जो बच्चे आपके अटैच हैं, उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने डीन सर का और अपने हेड साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये मौका दिए कि हम अपने बच्चों को पतंजलि जैसे संस्थान में को सीखने के लिए रावे प्रोग्राम के अंतर्गत हमको प्लेस कर सकें। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चे पतंजलि से ट्रेंड हैं, और उनका भी ये सौभाग्य है कि उनको ये मौका मिला among all the students कि उन्होंने पतंजलि में जाके ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के बारे में कि जो रावे है बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम का अंतिम ये प्रोग्राम होता है 6 महीने के लिए। इसमें विभिन्न एक्टिविटीज कराई जाती है, जिसमें फार्मर्स के साथ अटैचमेंट, उनके एक्सपीरियंस को जानना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। इसके बाद इंडस्ट्रियल अटैचमेंट होता है, इंडस्ट्री में कुछ वो सीखते हैं जिससे वो आगे का अपना रास्ता तय करते हैं। हमारे पास इस बार हमारे डीन साहब के परमिशन से हम लोगों ने काम किया कि हमने बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनके प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट किया। कुल 16 इंडस्ट्रीज को स्टूडेंट्स के द्वारा ऑप्ट किया गया, अलग अलग प्लेसेस पे ऑल ओवर इंडिया। स्टेट वाइज कह लें या यूपी में ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी के ज़्यादा बच्चे हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रतिष्ठित संस्थान थे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते थे उनको दिया गया। और ये लिबर्टी हमने बच्चों को दी थी कि आप अपने एरिया, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसको ऑप्ट करिए। बच्चों ने अपने उस पर किया, और हम हर जगह कनेक्ट करके बच्चों से ये फीडबैक ले रहे हैं। और आपके यहाँ भी जो बच्चे प्लेस्ड हैं, मैं निरंतर उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जिसको बच्चे पोस्ट करते हैं, देखता हूँ वीडियोस, और उनके जो फोटोग्राफ्स आते हैं देख के खुशी होती है कि बच्चे हमारे कुछ अलग तरीके से सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल में जो कुछ उन्होंने सीखा है उसका और अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सपोजर हो रहा है। अल्टीमेटली ये बच्चों के ज्ञान के लिए, उनके आगे फ्यूचर के लिए ये बहुत ही जरूरी है जो पतंजलि ने दिया है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि उन्होंने एक डिसिप्लिन में रह के दिन रात जो सीखा है, वो एक लाइफ जीने का जो तरीका है, एक प्लेटफॉर्म मिला है कि उनको आगे भी ऐसे काम करना पड़ेगा।
इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के तरफ से, बीइंग ए कोऑर्डिनेटर, रावे डीन साहब के तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से, मैं पतंजलि का और उन सारे लोगों का जो पतंजलि से जुड़े हुए हैं और हमारे बच्चे को वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, मैं सभी का एक बार पूरा धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर पे मैं आग्रह करूंगा पवन जी से, रजत जी से और विवेक जी से, और भी जो डिग्निटरीज उनके इस समय मौजूद है, मैं नाम नहीं जान पाऊंगा, लेकिन मैं सबसे ये कहूंगा कि यह रिश्ता हमारा सिर्फ इंडस्ट्रियल अटैचमेंट का ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीखें, और आज हमारे टीचर जो इस समय मौजूद हैं, चाहे हमारे हेड साहब हों, चाहे डीन साहब हों, चाहे हमारे कोऑर्डिनेटर हों, हम लोगों ने स्पेशली इसके लिए टाइम स्पेयर किया है। हमारी क्लासेस थी, हमने क्लासेस को प्रीपोन किया, कुछ को पोस्टपोन किया, ताकि हम बच्चों के साथ उनके द्वारा किए गए कार्य को देखने के लिए बैठ सके और उनका मनोबल बढ़ा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार पुनः मैं सभी पतंजलि के पदाधिकारी का जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं दिन रात, मैं उनका पुनः विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओवर टू विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। आपका मार्गदर्शन जो आपने चीज़ें बताई हैं, दैट इज़ वर्थ लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं आपको थोड़ा सी जानकारी एक और चीज़ की बताना चाहूँगा इस बारे में। मतलब ये है कि हम लोगों ने कोशिश करी है कि बच्चों के साथ उनको ये भी बताया गया था कि इफ़ देयर पेरेंट्स ऑल्सो कैन ज्वाइन, दैट विल बी अ गुड थिंग, दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आई थिंक देयर आर फ्यू पीपल जिन्होंने ज्वाइन भी किया है, सो दे कैन वेरी वेल सी कि उनके बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सो उनके लिए एक थोड़ा उत्साह का एक हो जाता है कि हम हमारे बच्चों को देख पा रहे हैं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो वी हैव रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू आस्क देयर पेरेंट्स आल्सो टू जॉइन, हूसोएवर कैन जॉइन फ्रॉम द बिजी शेड्यूल। अब मैं इसी क्रम में आगे अब डॉक्टर अर्जुन प्रताप जी को आमंत्रण दूंगा, आए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और बच्चों के एक्सपीरियंस को शेयर करें। बच्चे आपके साथ कनेक्ट में रहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि उन्हें कैसा लगा और ये कार्यक्रम जो आपने किया है उसका आपका क्या फीडबैक है, डॉक्टर अर्जुन। थैंक यू वेरी मच विवेक जी। हमारे बच्चे जब से इंडस्ट्री अटैचमेंट में गए हैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, चाहे वो अपना झांसी यूनिट हो या अपना हरिद्वार, दोनों जगह पर हमारे बच्चों में क्यूरियोसिटी हमेशा रही है कुछ स्किल सीखने की। और फर्स्ट डे से ही उन्होंने चाहे फील्ड में सर्वे करना हो या पतंजलि में कुछ स्किल बेस्ड एक्टिविटीज जो है सोइल टेस्टिंग का है या वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है या नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है, वहाँ पर इन सारी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है। और हमारा पास्ट में भी एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है। जो प्रीवियस ईयर के हमारे बच्चे आपके सुपरविजन में एग्रो इंडस्ट्री अटैचमेंट हुआ था, उनका लर्निंग आउटकम भी बहुत बढ़िया था। और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत सारे स्किल उन्होंने सीखे होंगे जो उनकी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोगों को अभी पता चलेगा। ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए मैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये भी आशा रखता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि भविष्य में भी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी तरह हमारे विश्वविद्यालय के बच्चों के एग्रो इंडस्ट्री अटैचमेंट के लिए हमेशा कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्जुन प्रताप जी, आपका आभार और थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। आप आए हैं हमारे साथ और इस सत्र में आके आप बता रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमने इसको 15-15 दिन के 2 हिस्सों में डिवाइड किया था और इन 15 दिनों में फर्स्ट 15 डेज देवर इन झांसी और नेक्स्ट 15 डेज यहाँ पे थे। तो हम लोगों ने दोनों जगह पे वी हैड केप्ट अ मेंटोर हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द स्टूडेंट्स। और इसी सत्र में मैं अब डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव जी को मैं आमंत्रण दूंगा कि वो आए, क्योंकि उनके साथ बच्चे 15 दिन के लिए झांसी में थे। सो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पुष्पेंद्र यादव जी। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताएं। थैंक यू। सबसे पहले तो परम आदरणीय पवन सर, विवेक वैनीपुरी सर, जीएस पवार सर, गुप्ता सर, अर्जुन वर्मा जी एवं हमारे तमाम सीनियर जो मौजूद हैं, सभी का इस वेबिनार में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय के 2 बैच हमारे पास आए। लास्ट ईयर एक बैच आया था जो
15 दिसंबर से लेके और 14 जनवरी तक हमारे साथ रहा। 15 दिन हमारे पास झांसी में रहा। बच्चों ने बड़े ही लगन से सारे एक्टिविटी को किया और बड़ी ही उनमें उत्सुकता थी सीखने की। ये जो बैच आया है ये 21 नवंबर से आया है और ये भी बैच उस पिछले वाले बैच से कम नहीं है। बच्चों ने बड़े ही लगन से और जो उनको जिम्मेवारी दी वो उन्होंने परिपूर्ण रूप से निभाई। जहाँ तक हम बताना चाहेंगे कि हमने जो भी बच्चों को देना चाहा, सिखाना चाहा, उन्होंने बड़े ही सहजता से सीखा। हमने उनको यहाँ पर सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, एफपीओ का फॉर्मेशन कैसे करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल क्या होता है, जो जो एक्टिविटी यहाँ चल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पतंजलि के द्वारा बुंदेलखंड में औषधि फसलों की खेती बड़े स्तर पर की जा रही है। पतंजलि के साथ बुंदेलखंड के 9,554 फार्मर्स जुड़े हुए हैं जो कि औषधि खेती कर रही है। उन किसानों के फील्ड का विजिट भी बच्चों को कराया, वो खेती कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर है, सर्टिफिकेशन के, एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करना है, सर्टिफिकेशन में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या होता है, टीजीएस क्या होता है, दोनों सर्टिफिकेशन में अंतर क्या है, उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसके साथ साथ में किसान की डायरी को मेंटेन कैसे करना है। इसके साथ में पतंजलि यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है 10,000 एफपीओ जो बनाए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, उनमें से 5 एफपीओ का दायित्व पतंजलि को मिला है, जिन्हें उसमें एसएफएससी के माध्यम से पतंजलि एक सीबीपीओ का काम कर रही है। बुंदेलखंड में ये पहला मॉडल है जहाँ पे 5 एफपीओ का गठन किया जा रहा है। उन एफपीओ का गठन कैसे होना है, कैसे किया जा रहा है और आगे चल के ये बच्चे अगर एफपीओ सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन कैसे करना है, ओडीओपी प्रोडक्ट अगर जो है वहाँ पे उनको कैसे चयन किया गया है, उन पर कैसे काम किया जा रहा है, इस सारे मुद्दों पे बच्चों को यहाँ पे बताया गया, सिखाया गया और बच्चों ने बड़े ही शालीनता से, सहजता से इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। मैं अंत में सारे बच्चों की सराहना करता हूँ कि इन्होंने बड़े ही लगन से काम किया है और ये बच्चे निश्चित ही आगे अपने भविष्य में सफल होंगे। पुनः इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ ओवर टू विवेक सर। थैंक यू। Thank you so much, Pushpender, and you have always been a mentor for these students, and आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनको. Thank you for all your efforts. अब मैं यहाँ जब टीम आई थी, इस टीम के साथ में तरुण शर्मा थे, हमारे उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने इनके साथ मिलके इनके प्रोग्राम को प्लान किया, इनके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया। अब मैं एक बार तरुण शर्मा को आमंत्रण देना चाहूँगा, तरुण आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तरुण। नीतू वर्मा जी, आप अपना वीडियो बंद कर लें प्लीज। थैंक यू जी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। मतलब कि जो उनको सिखाया गया है यहाँ पे, हमने उनके साथ फील्ड एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत सारी की है, जिसमें कि हमने उन्हें वर्मी कंपोस्टिंग में हम कौन कौन सी स्पीसीज का यूज करते हैं उनके बारे में बताया है। साथ साथ में वीडिंग के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, नेचुरल फार्मिंग में वीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, उसे किस तरीके से हम हमारे जैविक खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ साथ में जो पोर्ट गार्डनिंग होती है, जो आजकल हम न्यूट्रिशन की जो बात करते हैं कि सिटी में जो हम केमिकल फ्री भोजन हमें चाहिए होता है, तो किस तरीके से हम पोर्ट गार्डनिंग कर सकते हैं, खुद से खुद के लिए न्यूट्रिशन थाली हम तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में बच्चों को बताया गया है। और बच्चों को भी एक अंदर से उत्साह है, लगन है कि सर ये सब हमने पहले कॉलेज में भी किया है, तो वहाँ का भी इनका एक्सपीरियंस बहुत काम आया, इनसे हमें भी सीखने को मिलता है। और साथ साथ में जो बच्चों के द्वारा काम किया गया है, जैसे अभी हमने यहाँ पर वो ऑनियन की प्लांटिंग करी है, इसके अलावा हमने कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर यहाँ पे लगाया है, तो काफी अच्छा है। मतलब कि सीखने का जो लगन होनी चाहिए वो इन बच्चों के अंदर है, और आगे ये बहुत ही अच्छा करेंगे अपने इन कामों के द्वारा। साथ साथ में हमने प्लांट की भी विजिट की, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क जो पदार्था में स्थित है, वहां पर हमने बच्चों के साथ जैसे कि
किस तरीके से पैक में प्लांट में हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो किस तरीके से तैयार होता है, कौन कौन सी उस पर किस तरीके से लेबलिंग की जाती है, औषधीय हमारी किस तरीके से तैयार होती है, ये हमने दिव्या फार्मेसी यूनिट में सीखा। साथ में जड़ी बूटियों का स्टोरेज हम किस तरीके से हमारे गोदाम्स में करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसका, वो भी हमने बच्चों को यहाँ पर सिखाया है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिली है और इसी के साथ सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तरुण, थैंक यू सो मच। आपने इनको बहुत बहुत काम करवाया है और आपने इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। बिकॉज थोड़ी सी मेरे को कभी कभी रहता था कि बच्चों का ये कि सर यहाँ पे स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, तो वो टाइट स्केड्यूल में काम कैसे करना चाहिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देर आर लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे यूल हैव टू वर्क ऑन अ वेरी टाइट स्केड्यूल। सो वो भी सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तरुण। अब हम लोगों ने जो इनके प्रेजेंटेशंस हैं, बच्चों के प्रेजेंटेशंस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। बिकॉज 20 बच्चे हैं और हमने सबको मौका देने का सोचा है कि सबको मौका मिले, 2-2 मिनट के लिए सब बोले, क्योंकि सबकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में वृद्धि होनी चाहिए, सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलना चाहिए। तो हमने इसको 4 प्रेजेंटेशन में डिवाइड किया है। एक है, पहला प्रेजेंटेशन जो है वो ऑल विजिट्स है, जो जितने विजिट्स हैं उनके बारे में वो बताएंगे। दूसरा प्रेजेंटेशन जो है वो सॉइल टेस्टिंग लैब का है, सॉइल टेस्टिंग लैब में क्या क्या सीखा उन्होंने। थर्ड प्रेजेंटेशन है डीकेडी एंड सॉइल प्रिपरेशन, धरती का डॉक्टर और सॉइल प्रिपरेशन में क्या होता है। और चौथा है फील्ड वर्क के बारे में उनको बताया जा रहा है। सो पहला प्रेजेंटेशन जो हमारे टीम दे रही है, उस टीम में है स्नेहा, प्रियंका, अमीशा, चेतन और संतोष। तो मैं आग्रह करूंगा कि एक एक करके अपने प्रेजेंटेशंस को बताएं और इसके लिए हमारे टीम में अभिराज, दीपक, अर्पण ये लोग सहयोग कर रहे हैं प्रेजेंटेशंस को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा और कैसे बताया जाएगा। सो मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा समय न देते हुए अब टीम ए को आमंत्रण देना चाहूंगा। टीम ए आए और अपने प्रेजेंटेशंस के बारे में बताएं। धन्यवाद। A very warm and auspicious good afternoon, everyone. This is Amisha from Banda University of Agriculture and Technology. Today I am here to deliver a presentation. The topic of our presentation is about all the disease attachment. सबसे पहले 20 नवंबर की शाम को हम झांसी पहुंचे, फिर 21 नवंबर को हम हमारे पतंजलि कोऑर्डिनेटर श्री पुष्पेंद्र यादव सर से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मिले, जहां पर उन्होंने हमें हमारे अगले 15 दिन की गाइडलाइंस बताई। फिर उसी दिन हम बांगरा ब्लॉक के पाठाकार का विलेज में गए, जहां पर हमने बड़े स्केल पे तुलसी की खेती देखी। वहां पर कुछ किसान अपने फील्ड में हार्वेस्टेड तुलसी के स्टेम से लीव्स को बीट कर निकाल रहे थे। फिर हमने भी वहां पे प्रैक्टिकली करके देखा और सीखा। फिर हम तुलसी गोडाउन गए, जहां पर हमें हमारे कोऑर्डिनेटर ने डीडीएम नाबार्ड श्री भूपेश पाल जी से मिलवाया और तुलसी के बहुत सारे यूजेस बताए। तुलसी के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि हम इसे हर्बल टी के लिए यूज कर सकते हैं, इसको हम एज ए एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं और इसका बाय प्रोडक्ट है जो हवन सामग्री के लिए यूज किया जाता है। तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ये स्ट्रेस को दूर करता है, हम इन्फेक्शन और वुंड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज के अगेंस्ट फाइट करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। फिर बांगरा ब्लॉक के पाटाकार का विलेज से लौटते वक्त हमने डिस्टिलेशन प्लांट देखा, जिससे तुलसी ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लास्ट में हमने तुलसी के 4 टाइप्स के बारे में सीखा, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, कृष्णा तुलसी और बाना तुलसी। थैंक यू। अब मैं आगे की विजिट के बारे में बताने के लिए अपनी टीम मेंबर स्नेहा को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू अमीशा।
नेहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपक एक बार चेक करें, स्नेहा की आवाज नहीं आ रही है। सर को बोला ये बोलिए अब। वहाँ की कि हम 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में करते हैं। इसके साथ ही पुष्पेंद्र सर ने हमें एफपीओ के बारे में बताया और यह भी बताया कि टोटल इंडिया में 10,000 एफपीओ बनने हैं, जिसके लिए हमें बेसलाइन सर्वे करना है ललितपुर और जालौन डिस्ट्रिक्ट के गांव में, और जहां पे पतंजलि द्वारा एफपीओ बनाए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर नेक्स्ट विजिट हमारा डिस्ट्रिक्ट ललितपुर था। 25 नवंबर को हम ललितपुर गए। वहाँ हम डीएम ऑफिस में श्री मोहर जी से मिले। उन्होंने हमें 2 टीम में डिवाइड किया और हमें रूट प्लान बताया ताकि हम बार और बिरदा ब्लॉक के गाँव को कवर कर सकें। 26 नवंबर को टीम 1 ने रजवाड़ा, कल्याणपुरा, तेरा, कद्याना, दुलावन, करमई, तोड़ी, बमौरी सेना गाँव को में सर्वे किया। वहां से लौटते समय हमने चंदन वन भी देखा। नेक्स्ट स्लाइड। टीम 2 ने फुगरवाड़ा, नगारा, सेमरा भानगर, सेमरा बुजुर्ग, चिलगौआ और कगडारी विलेज में सर्वे किया, और चिलगौआ विलेज से लौटते समय हमने थर्मल पावर प्लांट भी देखा। मेजर लर्निंग हमारी यही थी कि हमने एफपीओ के लिए कैसे सर्वे करना है वो सीखा, ब्लॉक प्रोफाइल के बारे में सीखा, और जो एक्चुअल कंडीशन है फार्मर की वो भी जानने को मिला। नेक्स्ट विजिट हमारा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पार्क था। 29 नवंबर को हम अपने कोऑर्डिनेटर से वहां पे मिले। उन्होंने हमें पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बारे में। उन्होंने हमें बताया कि 2 तरीके का सर्टिफिकेशन होता है, एक एनपीओपी, एक पीजीएस। एनपीओपी के सर्टिफिकेशन के द्वारा हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पीजीएस सर्टिफिकेशन से हम लोग ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए होता है। इसके आगे उन्होंने हमें ये भी कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, कैमोमाइल, किनोवा, चिया सीड्स। अब आगे की विजिट के बारे में बताने के लिए मैं चेतन को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू स्नेहा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो नेक्स्ट विजिट हम लोग का जालौन में था। तो 30 नवंबर को हम लोग झांसी से जालौन के लिए निकले। वहाँ पर हम लोग एक धर्मशाला में रुके और फिर शाम टाइम में हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर हैं हम लोगों से इंटरेक्ट हुए, और वहाँ साथ ही साथ वहाँ के पॉलिटिशियन वीरेंद्र सिंह, एफपीओ डायरेक्टर देवकरण सिंह चौहान जी, अभय चतुर्वेदी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और सॉइल कंजर्वेशन इंस्पेक्टर श्रीकांत जोशी जी से मिलवाया, और फर्दर प्रोग्राम के बारे में बताया जो हम लोग को नेक्स्ट डे ब्लॉक सर्वे करना था। ब्लॉक सर्वे में माधवगढ़, कदौरा और कुठौंद के विलेजेस का बेसलाइन सर्वे करना था। तो 1 दिसंबर को, और साथ ही साथ 2 टीम भी डिवाइड की। तो 1 दिसंबर को दोनों टीम ने एक व्हीकल बुक की। और टीम फर्स्ट, अगर हम बात करें फर्स्ट डे के, तो टीम फर्स्ट में माधवगढ़ ब्लॉक के मदौरी, गोरा भुक्का, राजपुरा, श्रावण, गोहानी, पदकुला, गोहन, पुरासेंडा, चितौरा, चितौरी एंड काशिमपुर विलेजेस कवर किए। और माधवगढ़ ब्लॉक के गोहन विलेजेस में शुगर केन प्रोसेसिंग यूनिट और जैगरी मेकिंग के प्रोसेस को सीखा। बात करें टीम 2 की, जो कि कदौरा ब्लॉक में आटा, अकबरपुर, बारा, पुरैना, दादूपुर, कुआखेड़ा, गरई, लोहरगांव और बरदौली विलेजेस को कवर किया। देन 2 दिसंबर को बॉस टीम, जो कि कुठौंद ब्लॉक छूट रहा था, तो बॉस टीम ने कुठौंद ब्लॉक में टीम फर्स्ट ने नहेली, हाजीपुर, शिलावा, निजामपुर, बवेली विलेजेस, और टीम 2 ने रामपुरा, नकेलपुरा, कुरौली और नीमगांव कवर किए। और साथ ही साथ दोनों टीम ने कुठौंद ब्लॉक में लार्ज स्केल में एशगार्ड प्रोडक्शन और पंपकिन को फील्ड में स्टोर करने के प्रोसेस को देखा। अगर हम बात करें लर्निंग्स की, तो हमने एशगार्ड के कल्टीवेशन को लार्ज स्केल में देखा, और साथ ही साथ उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जाना। हेल्थ बेनिफिट्स में बेटर डाइजेशन, इंक्रीज एनर्जी लेवल, ट्रीट अल्सर नेचुरली और प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट के बारे में जाना।
अगर हम बात करें यूजेज ऑफ एसगार्ड की, तो हम नॉर्थ इंडिया में जिसे हम एक फेमस मिठाई स्वीट कैंडी पेठा के नाम से उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट विजिट के लिए मैं संतोष को बुलाना चाहूंगा, तो प्लीज संतोष। थैंक यू चेतन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा नेक्स्ट विजिट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में था। 3 दिसंबर को हम विजिट वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे हम पतंजलि कोऑर्डिनेटर मिस्टर पुष्पेंद्र यादव सर से मिले और वहाँ पे हमने सबसे पहले पॉली हाउस में माइक्रो क्लाइमेट सिस्टम कंट्रोल सिस्टम को देखा और उसके बाद हमने क्रॉप कैफेटेरिया एंड वेजिटेबल कैफेटेरिया एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक एंड हॉर्टिकल्चर प्लांट को देखा और उनके बारे में जाना। और हमने नेक्स्ट विजिट वर्मिंग कंपोस्ट यूनिट देखी जिसमें हमने अर्थवर्म के डिफरेंट स्पीशीज देखे और उसके बाद हम डॉक्टर आशुतोष शर्मा सर से मिले और उन्होंने हमें रावे प्रोग्राम के बारे में बताया और वहाँ पे हमने सबसे अच्छी चीज ये देखी, मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक वैन को देखा, जहाँ जो इंडिया की फर्स्ट वैन है जिसमें डिफरेंट मॉडर्न इक्विपमेंट है, जैसे माइक्रोस्कोप, बीओडी इंक्यूबेटर और लेमिनार एयर फ्लो रेफ्रिजरेटर इत्यादि, जो प्लांट की हेल्थ को तुरंत चेक कर सकते हैं और 2 घंटे में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर दे सकते हैं। ये मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक वैन है जिसमें डिफरेंट इक्विपमेंट है और ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जिसमें केचुए की डिफरेंट स्पीशीज है। नेक्स्ट स्लाइड। और उसके बाद हम सॉइल साइंस की यूजी एंड पीजी लैब में गए और वहाँ पे हम डिफरेंट मिनरल एंड बुंदेलखंड का सॉइल प्रोफाइल को देखा और आखिर में हमने डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर मनमोहन डोबरियाल सर से मिले जिन्होंने हमें एग्रीकल्चर का अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताया। नेक्स्ट स्लाइड। और लर्निंग की बात करें तो हम क्रॉप एंड फ्रूट की डिफरेंट वैरायटियां देखी जिनका हमें प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त हुआ, जैसे मैंगो की वैरायटी अम्रपाली, जामुन की वैरायटी गोमा प्रियंका J42, कस्टर्ड एप्पल की वैरायटी बालम नगर और अर्थवर्म की स्थिति इंडियन अर्थवर्म या जय गोपाल और अफ्रीकन नाइट क्रावल और इंडियन ब्लू और या कंपोस्टिंग वर्म। थैंक यू। और नेक्स्ट विजिट के बारे में मैं प्रियंका जी को बुलाना चाहता गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब मैं हमारे हरिद्वार विजिट्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला विजिट हमारा पदार्था में था। 16 दिसंबर को हमने पदार्था में विजिट किया श्री तरुण कुमार शर्मा के साथ। पदार्था 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 350 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 10,000 लोग काम करते हैं। पदार्था में विजिट करने के दौरान हम वहाँ के कॉर्पोरेट हेड मनमोहन सिंह राठौड़ से भी मिले। पदार्था के अंदर 5 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें ए ब्लॉक में कैंटीन, बी ब्लॉक में कॉस्मेटिक्स एंड ऑयल यूनिट, सी ब्लॉक में च्यवनप्राश यूनिट, डी ब्लॉक में आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड भस्म और डी ब्लॉक में पैकेजिंग मटेरियल यूनिट बनाई गई है। नेक्स्ट, लर्निंग्स ऑफ पदार्था में विजिट करने के दौरान हमने वहां पे गुड़मार की पत्तियां देखी, जो कि एक शुगर डिस्ट्रॉयर है। ये टेम्परेरी हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स को सप्रेस कर देता है। वहां पे नेक्स्ट चीज जो हमने जानी वो ये थी कि बेस्ट हींग कजाकिस्तान से इंपोर्ट की जाती है। सबसे अच्छी चीज जो हमने पदार्था में सीखी वो ये थी कि आयुर्वेदा से किस तरह से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं एज कंपेयर टू एलोपैथी। नेक्स्ट विजिट, अगली विजिट हमारी हर्बल गार्डन में थी। 17 दिसंबर को हम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाए गए हर्बल गार्डन को विजिट करने गए थे अंडर द गाइडेंस ऑफ अभिराज सर। इस गार्डन के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है फर्स्ट आयुर्वेदिक म्यूजियम का, जहाँ पे 700 से ज्यादा प्लांट वेराइटीज लगाई गई हैं। PRI के गेट पे सबसे पहले हमने पेट्रिफाइड वुड देखी थी। उसके बाद हम राष्ट्रीय ऋषि केव ऑफ नॉलेज में विजिट करने गए। इस गुफा के अंदर योग और आयुर्वेद के संपूर्ण विज्ञान को संक्षिप्त रूप में मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। उसके बाद हम बर्ड हाउस में भी विजिट करने गए। नेक्स्ट, उसके बाद हमने फ्लावर गार्डन, एरोमेटिक प्लांट गार्डन को विजिट किया।
फिर हम नर्सरी में श्री सत्येंद्र कुमार जी से मिलने गए, जिन्होंने हमें बहुत सारे आयुर्वेदिक प्लांट्स के बारे में ब्रीफ में बताया, जैसे कि जल्ली ब्राह्मी, लेमन ग्रास, कैम्फर, कचनार, बेल लीव्स, रुद्राक्ष, सरपुंखा एटसेट्रा। उसके बाद हमने अष्टांग आयुर्वेदा भी देखा, जो कि 1200 किलोग्राम मिश्रित धातु से बना हुआ था। इसकी ब्रांचेस 8 मेडिसिनल ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा को डिनोट करती है। फिर हमने जोडियक वाटिका को भी देखा। लर्निंग्स ऑफ हर्बल गार्डन, वहां पे हमने जल्नी ब्राह्मी के बारे में जाना, जो कि डायबिटीज, ब्लड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद हमने लेमन ग्रास के बारे में जाना, जो कि मेनली हर्बल टी की तरह यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। फिर हमने कैम्फर के बारे में जाना, जो कि मेनली हवन में जो यूज करते हैं और उसको हम मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेलपत्र, जिसको ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। देसी गुलाब, जिसको हम मेनली गुलकंद और गुलाब जल के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। थैंक यू। Thank you all the team members. We have completed our part. Now it's turn to hand over the next part of presentation to the second team. So I would like to request the second team, please come here and deliver the presentation. Thank you so much, Amisha, and many congratulations टीम ए। आपने बहुत अच्छे से संक्षिप्त तरीके में आपने ये सारे प्रेजेंटेशंस को बताया और सारा जर्नी को बताया कि आपने कब से क्या किया था। गुड जॉब टीम ए, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। नाउ रिक्वेस्ट ग्रुप बी, जो सॉइल टेस्ट लैब के बारे में बताना चाहते हैं। उस ग्रुप में है आयुषी, अभिषेक, प्रियंका, कनक एंड अंजलि। सो ऑल द बेस्ट टीम। तो आपके पास 10 मिनट है, आप अपने प्रेजेंटेशन को इसमें प्रस्तुत करें। थैंक यू। Good afternoon, everyone. I am Anjali. Today, our team is going to talk about learning and experience that we gained in soil testing lab of Agriculture Research Campus, Puri. Soil testing lab में हम सबसे पहले डॉक्टर मनोहरी राठी मैम से मिले, जिन्होंने हमें सॉइल हेल्थ और बेसिक ऑफ सॉइल टेस्टिंग के बारे में बताया और सॉइल लैब में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में बताया और उनके यूजेस के बारे में बताया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉइल हेल्थ। सो द क्वेश्चन इज सॉइल हेल्थ है क्या? सॉइल हेल्थ सॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि उसकी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों प्रॉपरली फंक्शन करें। अब हम बात करते हैं कि सॉइल टेस्टिंग क्यों जरूरी है। आजकल फार्मर्स अपने खेत में ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रोकेमिकल्स और केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसमें हैवी मेटल जैसे मर्करी, कैडमियम, लेड प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट्स के साथ साथ ह्यूमंस को भी हार्म करते हैं और सॉइल में प्रेजेंट बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म करते हैं। इसीलिए हर किसान को अपनी खेत की मिट्टी की टेस्टिंग करानी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं सॉइल टेस्टिंग कराने से किसानों को क्या फायदा होता है। सॉइल टेस्टिंग कराने से फार्मर्स को ये पता चल सकता है कि उनके खेत में पहले से कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और उनको एक्स्ट्रा कौन से न्यूट्रिएंट्स देने हैं। उन्हें ये पता चल सकता है कि उनकी खेत की मिट्टी एसिडिक है या सैलाइन है, और वो फर्टिलाइजर को लगाने में जो उनकी लागत है उसको भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। किसी भी सॉइल को हेल्दी होने के लिए उसकी सबसे 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट। अब मैं बात करती हूँ सॉइल लेबोरेटरी में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट की। सबसे पहले पीएच मीटर। पीएच मीटर को हम यूज करते हैं सॉइल सॉल्यूशन के पीएच को डिटरमाइन करने के लिए। कंडक्टिविटी टीडीएस मीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द ईसी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट। Flame photometer. It is used to determine the concentration of metal ions like potassium, calcium, sodium, lithium, and barium. Jandal distillation assembly. It is used to determine the concentration of available nitrogen in any soil sample. Next. Hot air oven. It is used to sterilize the laboratory equipments by dry heat. UV visible spectrophotometer, which is used to determine the concentration of phosphorus and sulfur. Next. Atomic absorption spectrophotometer. It is a precise and expensive equipment which is used to determine the concentration of any matter in any soil sample. Next. These are some of the safety measures and first aid to be taken in laboratory. अब मैं चाहूंगी कि हमारी प्रेजेंटेशन की अगली जनता है।
थैंक यू अंजलि। आप सभी को ओम, मैं प्रियंका। आज मैं सॉइल के बेसिक पैरामीटर पीएच के बारे में बताने जा रही हूँ। पीएच हमें मिट्टी में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है और पीएच सॉइल वाटर में सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स तथा केमिकल्स केमिकल्स बहुत अफेक्ट करता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एसिडिक सॉइल में ज्यादा अवेलेबल होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, और कुछ होते हैं जो बेसिक सॉइल में ज्यादा अवेलेबल होते हैं जैसे कि एनपीके। सॉइल का डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है जैसे कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी और सॉइल की प्रॉपर्टी और प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सॉइल के पीएच के बारे में फार्मर को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सॉइल के पीएच के बारे में वो जान जाएंगे तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी क्रॉप उनके सॉइल की पीएच के अकॉर्डिंग अच्छी है, कौन सी क्रॉप बेस्ट रहेगी। और पीएच जानने के बाद वो सॉइल का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक होगी तो वो उसमें लाइम ऐड करके सॉइल को नॉर्मल कर सकते हैं और अगर ज्यादा बेसिक होगी तो उसमें जिप्सम ऐड करके सॉइल को नॉर्मल कर सकते हैं। और सॉइल, अब बात करते हैं सॉइल की रेंज के बारे में। जो पीएच होता है नॉर्मली वो होता है 0 से 14 तक, और जो नॉर्मल पीएच होता है सॉइल का वो होता है 4 से लेके 9 तक, और जो बेस्ट पीएच रेंज होती है वो होती है 6.5 से लेकर 7.5 तक। अब हम बात करते हैं ईसी के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। ईसी हमें मिट्टी में प्रेजेंट सॉल्युबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बताता है। इसको हम मिली साइमन पर मीटर में मेजर करते हैं। पीएच में यूज किए गए सैंपल को हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं और अगली सुबह कंडक्टिविटी टीडीएस मीटर से मेजर करते हैं। अब हम इसी के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ये एज अ इंडिकेटर वर्क करता है जैसे कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और लॉस को बताता है और सॉइल की टेक्सचर को बताता है और हमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बताता है और ये क्रॉप यील्ड को अफेक्ट करता है और सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करता है। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो फिर ये सॉइल होगी वो सलीन हो जाएगी और इसमें जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं रहेगा। अब मैं आईसी को बुलाना चाहूंगी कि आपकी प्रेजेंटेशन करें। Thank you, Priyanka. Good afternoon, everyone. My name is Ayushi, and I'm going to talk about second parameter of soil, which is organic carbon. Organic carbon soil organic matter का एक important component है और soil की physical, chemical और biological function के लिए important role play करता है। सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और एक हेल्दी सॉइल के लिए ये सॉइल का बेस्ट पैरामीटर है। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। कार्बन सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है और सामान्य तौर पर हम सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेजर करके ये पता लगा सकते हैं कि हम अपनी सॉइल में वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे अप्लाई करें। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उनके फंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो अनअवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं बात करूंगी कि हमने जो सॉइल टेस्टिंग लैब में ऑर्गेनिक कार्बन मेजरमेंट किया। लैब के सेकेंड डे पे हमें 30 सैंपल्स को ऑर्गेनिक कार्बन मेजर करने के लिए दिया गया। सचिन सर ने हमें प्रोसीजर समझाया और गाइड किया। हमने ऑर्गेनिक कार्बन का मेजरमेंट वॉकले एंड ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन मेथड से किया और ऑर्गेनिक कार्बन के परसेंटेज की डिफरेंट रेंजेस निकाली। हेल्दी सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज 0.5 to 0.75% के बीच में होना चाहिए और अगर सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज 0.25 से कम है इसका मतलब सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट लो है और हमें ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट और भी ऐड करना चाहिए। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट पार्ट मिस्टर अभिषेक को हैंड ओवर करना चाहूंगी। Thank you, Ayushi. Good afternoon to everyone. I am Abhishek and I am going to discuss about third and fourth parameters of soil, that is phosphorus and potassium. सर्वप्रथम हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस पौधे के लिए क्यों जरूरी होता है। फास्फोरस पौधों की एनर्जी यूनिट एटीपी के रूप के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फास्फोरस अर्ली रूट ग्रोथ, सीड फॉर्मेशन और इंक्रीज वाटर होल्ड कैपेसिटी को बढ़ाता है। फास्फोरस अधिक मात्रा में
सॉइल में प्रेजेंट आयरन और जिंक जैसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने से प्लांट को रोकता है। फास्फोरस की कंसंट्रेशन को हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर करते हैं, जिसके लिए हम फास्फोरस के लिए ओल्सन मेथड यूज करते हैं। नॉर्मल फास्फोरस की ऑप्टिमम रेंज सॉइल में 25 ppm से 50 ppm होनी चाहिए। फास्फोरस की टेस्टिंग हम फार्मर्स के लिए इसलिए जरूरी है कि कितनी क्वांटिटी हमें फास्फोरस में सॉइल की होनी चाहिए ताकि उसकी डिफिशियंसी ना रहे। फास्फोरस की अधिक मात्रा होने की वजह से प्लांट ग्रोथ रुक जाती है और नाइट्रोजन की ऑब्जर्वेशन को इंटरफेस भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटेशियम वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड CO2 के आदान प्रदान को नियंत्रण करता है। यदि सॉइल में पोटेशियम की कमी है तो यह प्लांट की ग्रोथ को रोकता है और यील्ड रिड्यूस कर देता है। पोटेशियम को हम क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं और यह शुगर और स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। पोटेशियम की कंसंट्रेशन को हम फ्लेमोटोमीटर से मेजर करते हैं और इसके लिए हम मार्विन और पिच मेथड का यूज करते हैं। पोटेशियम की सॉइल में हेल्थ लेवल पर रेंज 40 to 80 ppm होनी चाहिए। अब आगे की प्रेजेंटेशन को हम कनक को हैंड ओवर करते हैं। Thank you, Abhishek. A very good afternoon to everyone present here. I'm going to talk about the fifth parameter of soil testing, that is nitrogen. नाइट्रोजन प्लांट का एक बहुत ही एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसीलिए नाइट्रोजन कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा हमें प्लांट को देना होता है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि वही प्रोटीन और एंजाइम्स में उनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम नाइट्रोजन की टेस्टिंग क्यों करते हैं। आज के टाइम पे फार्मर ज्यादा से ज्यादा अपने खेत में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बिना जाने बिना समझे। इसीलिए जरूरी है कि हम लैब में नाइट्रोजन की टेस्टिंग करें ताकि फार्मर अपने फील्ड में सिर्फ एक रिकमेंडेड डोज का फर्टिलाइजर ही अप्लाई करें। तो अब हम बात करेंगे कि हम लैब में नाइट्रोजन की टेस्टिंग कैसे करते हैं। हम लैब में सॉइल सैंपल में अवेलेबल नाइट्रोजन की टेस्टिंग करते हैं बाय द यूज ऑफ जेल्डाल मेथड। और जो हम मशीन यूज करते हैं अपने पतंजलि सॉइल टेस्टिंग लैब में वो है सेमी ऑटोमेटिक जेल्डाल मशीन। इस मशीन में KMnO4 मिक्स सॉइल सैंपल से अमोनिया का डिस्टिलेशन होता है और वो अमोनिया बोरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाती है और बनाती है अमोनियम बोरेट। और उस अमोनियम बोरेट का हम टाइट्रेशन करते हैं, उसकी रीडिंग नोट करते हैं और फिर हमें सैंपल में अवेलेबल नाइट्रोजन का कंटेंट पता चल जाता है। तो ये रही नाइट्रोजन पैरामीटर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सॉइल टेस्टिंग लैब में हमारे क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे और क्या क्या लर्निंग थी, तो मैं वो आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगी। Firstly, I would like to say that we really had an amazing experience in the soil testing lab because we were amazed to see such advanced soil testing lab with all the equipments like atomic spectrometer and UV visible spectrophotometer. And every member in the lab was very supportive and they were very cooperative. They told us all the procedures and methods very well. And coming to learnings, we learned about all the 5 parameters of soil, that हम उनको कैसे measure करते हैं, हम उनको कैसे estimate करते हैं, and also we learned about the workings of various equipments present in the soil. This is the presentation of group 2nd. Thank you so much everyone, and now I would like to invite group 3 for their presentation. Thank you so much. Thank you, Kanak, and then thank you, Group B. You have explained everything in brief and talked about what all things you have learned, and thanks to the soil testing team who have been a support to you people. So आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं जो ये सत्र है, अब इसमें मैं एक थर्ड ग्रुप को आमंत्रण देना चाहूँगा। उससे पहले मैं थोड़ी 2-3 चीज़ें बताऊँगा। राम स्वरूप जी, आप अपना वीडियो बंद कर लें प्लीज़, पहला। दूसरा, there is a lot of background noise which is coming from the place where the presentation is happening, so please refrain to it. इसको थोड़ा कम करें क्योंकि ये बैकग्राउंड साउंड्स ये रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं एंड दैट इज बिकमिंग अ डिफिकल्टी। राम स्वरूप जी, अपना वीडियो बंद कर लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं ग्रुप सी, जिसमें मधु, प्रवेश, मोनिका, हरभजन और अनुभूति हैं, मैं उनको आमंत्रण करना चाहूँगा। प्लीज आएँ और अपने प्रेजेंटेशन को
को प्रदान करें। रामस्वरूप जी, आपका वीडियो फिर से ऑन हो गया है, प्लीज ऑफ कर लें। जी ग्रुप सी आप शुरू करें। थैंक यू। Thank you, sir. A very warm good afternoon to all. Today, I, Monica, is going to present a very interesting topic, that is Dharti Ka Doctor and soil preparation. So, as we all know that today's farmer is facing many problems regarding the calculation of soil parameters like pH of soil, organic carbon content of the soil, percentage of the nitrogen, phosphorus, and potassium of the soil. So to make it easy for farmer, our Patanjali works very hard and makes a very useful kit that is known as the DKD kit. So let's start with the process which are involved in this processing. So let's start with the collection of the soil sample. So collection of the soil sample should be done 10 to 15 days after the irrigation of the agricultural field, and then the soil sample should be collected 15 centimeter deeper from the soil field through the help of the agar. Next slide, please. Soil drying. Soil drying should be performed at proper shade, so that there should not be any direct sunlight in the contact of the soil sample, because it could reduce the nutrient and the microorganism concentration of the soil sample. Next slide, please. Then after this, there is a next process, that is soil grinding. Soil grinding should be performed in a very proper manner, so that the large and small pebbles should be removed from our soil sample. Next slide, please. Then after this, our fourth processing unit is like soil sieving. It is done for removal of the small and large pebbles from the soil sample, so that our soil sample could be made more finer than earlier. And at the very last, there would be the packing of the soil sample. The packing would be done in a poly bag, plastic poly bag, and it should be mentioned with its lab ID, farmer's name, khasra number, and barcode. Here, barcode plays a very important role for a farmer. That farmer could scan it directly and get the proper information about its soil sample in a very few time period. And now I will represent the importance of our DKD. DKD is very portable. DKD is easy to carry, save time of the farmer. It is very cost effective kit, and it is easy to learn the process of using it. Not too much technical experience is required for it. Farmers get soft and hard copy of their sample, of their reports regarding their samples. Thanks to all for listening me, and now I would like to invite my next group mate, Pravesh. Over to you, Pravesh. थैंक यू मोनिका। सभी को आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मेरा टॉपिक है वो धरती का डॉक्टर ऐप है, और मैं धरती के डॉक्टर ऐप के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया सॉइल टेस्टिंग के लिए बनाया गया ऐप है। और नेक्स्ट स्लाइड। ये ऐप कैसे काम करता है, इसमें दो टीम होती हैं, एक सर्वेयर और सैम्पलिंग टीम होती है, दूसरी लैब टीम होती है। और सर्वेयर टीम गांव-गांव में पहले सर्वे करती है, फिर सैम्पलिंग टीम जो सर्वे हो जाता है फिर उसको कलेक्ट करते हैं सॉइल सैंपल को, और वो एक बैग में रखते हैं जिसमें एक बारकोड होता है। और सैम्पलिंग टीम ही लैब आईडी जनरेट करती है ताकि इधर उधर गायब ना हो कोई सैंपल, तो जिससे उनको डाटा भी अवेलेबल रहे। तो पहला जो लेटर होता है वो ब्लॉक के नाम से होता है, उसके बाद जो लेटर होता है वो विलेज के नाम से होता है, इसके बाद में जो गांव के जितने सैंपल लिए उनका सीरियल नंबर रहता है। जैसे मैंने रुड़की का गांव का, रुड़की ब्लॉक का एक गांव का लिया है, तो रुड़की का आर है तो पहले है, उसके बाद में मेहराबाद करके है तो उसका MA करके इसी वजह से उसको डिनोट किया है। आफ्टर कलेक्शन सॉइल सैंपल का इसके बाद 4 प्रोसेस होती हैं जो कि लैब में होती हैं, जो ड्राइंग है, ग्राइंडिंग है, शीविंग है और सॉइल टेस्टिंग है, सॉइल सैंपल की टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं इस ऐप में, जैसे इसमें दिखाया गया है कि जिस खेत की हम सैंपल ले लेते हैं वो ऑटोमेटिक उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है और वो उसमें शो कर देता है। और इसमें ये भी दिखाया गया कि जहाँ न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है उसको दिखाया गया। नेक्स्ट स्लाइड।
इसमें क्या क्या फीचर्स है वो बताना चाहूँगा। इसमें एक बारकोड होता है जिसको सैंपलिंग टीम स्कैन करती है, उसका फार्मर का पूरा डाटा उसमें भर के फिर वो जैसे कि फार्मर्स का नेम है, खसरा नंबर है, विलेज का नेम है, उसके पास कितना एरिया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक क्या है, एक्सेट्रा, और ये सब फिल करने उसको। इसमें एक और खासियत है कि जितना भी हम डाटा रिजल्ट्स होते हैं उनको जब इस ऐप में फिल करते हैं तो ये उनका जो रिकमेंडेड डोज वगैरह होता है, कितना फर्टिलाइजर्स किस फील्ड में डालना है, वो ऑटोमेटिक उसको रिकमेंड कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैं दिखाया इसमें कि जो इसमें फार्मर्स की डिटेल्स का एक फॉर्म है, वो उसमें कि क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, किस गाँव के रहने वाले हैं, क्या जेंडर है उनका, वो ओवरऑल इसमें मेंशन है। और जब उसका सॉइल सैंपल कंप्लीट हो जाता है तो वो उसका जो उनका खसरा नंबर है, नेम है, वो भी इसमें मेंशन किया है जो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। और इसका क्या यूज है, धरती का डॉक्टर, ये फार्मर ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि फार्मर्स इजीली इसको अपना इंफॉर्मेशन को मिल सके। जो पहले सॉइल हेल्थ कार्ड बनते थे, बहुत समय तक डाटा नहीं मिल पाता था, अब ऑनलाइन बेसिस पे ही वो फार्मर्स को डायरेक्ट डाटा मिल जाता है, उनको रिकमेंडेड डोज वगैरह का भी पता चल जाता है। और धन्यवाद। मैं आगे अनुभूति को इन्वाइट कर रहा हूँ कि वो आए और आगे का जो बताना है वो धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को ओम एंड थैंक यू प्रवेश। मैं अनुभूति आज आप सभी को सॉइल सैंपलिंग में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें से पहला है डीकेडी किट। डीकेडी किट का यूज हम सॉइल सैंपलिंग में यूज होने वाले रीजेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स को रखने के लिए करते हैं। इसमें 5 टेस्ट ट्यूब, 5 फनल्स, 5 मिक्सिंग ट्यूब, 1 स्पैचुला, पॉस 1, पॉस 2, पॉस 3 एक्सेट्रा होते हैं। इसकी कीमत 2500 रुपए होती है और एक डीकेडी किट से हम 50 सॉइल सैंपल्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम नई किट लेने के बजाय रिफिल मंगा सकते हैं, जिसकी कीमत 3000 रुपए होती है। एक रिफिलर से हम 100 सॉइल सैंपल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग सैंपल्स। नेक्स्ट प्लीज। Mixing tube. It is used for mixing the sample. Then next please. Spatula. It is used for measuring of soil. It has 2 sides. One is of 2 gram and second is of 4 gram. Next please. Funnel. It is used for pouring of soil sample mixture. Measuring cylinder. Measuring cylinder is used for measuring quantity of reagents which are used in soil sampling. Test tube stand. Test tube stand is used for holding tubes. Next, filter paper. Filter paper is used for filtering the soil sample mixture. Next, please. Weighing machine. It is used for measuring weight of solids which are used in making of color reagents. Next, beaker. Beaker. It is used for preparation of making color indicator. Next, please. Dropper. Dropper. It is used to transfer small quantities of color indicator, which is used in making of color indicator. Color chart. It is used to determination of quantity of parameters of soil. इसके बाद सॉइल सैंपलिंग के जो 5 पैरामीटर्स होते हैं, उनके एस्टिमेशन प्रोसेस के बारे में आपको हरभजन बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुभूति। आप सभी को मैं हरभजन सिंह। जैसा कि अनुभूति ने बताया, डीकेडी किट के द्वारा हम 5 पैरामीटर्स मेजर करते हैं जो कि ओसी, पीएच और एनपीके हैं। और मैं ओसी और पीएच के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओसी के लिए 1 ग्राम सॉइल लेंगे सॉइल सैंपल, और उसे मिक्सिंग ट्यूब में डालेंगे और फिर उसमें OCA 10 ml और OCB 10 ml ऐड करेंगे। देन उसे सेक करेंगे। सेक करने के बाद उसे हाफ आवर के लिए रख देंगे। रखने के बाद जब सैंपल सेटल डाउन हो जाए तो उसे कलर चार्ट से मैच करके उसकी रीडिंग ले लेंगे। देन पीएच के लिए 4 ग्राम सॉइल मिक्सिंग ट्यूब में लेंगे, फिर उसमें 10 ml डिजिटल वाटर ऐड करेंगे, फिर उसे सेक करेंगे और उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर सोल्यूशन जो हमें प्राप्त होगा, उस फिल्टर सोल्यूशन में 4 to 5 ड्रॉप पीएच रीजेंट ऐड करेंगे। पीएच रीजेंट ऐड करने के बाद उसे सेक करेंगे। सेक करने के बाद उसमें जो कलर आएगा, उस कलर को कलर चार्ट से मैच करके उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। बात करें लर्निंग की। लर्निंग तो किसान अपने फील्ड की जो मिट्टी होती है वो किसी लैब में न ले जाकर अपने ही
डीकेडी किट के द्वारा ओसी, पीएच और एनपीके की मात्रा देख सकते हैं कि मेरे फील्ड में किसकी जरूरत है, किसकी नहीं जरूरत है। और इसके साथ साथ मधु को बुलाना चाहूंगा, जो 3 पैरामीटर्स जो हैं एनपीके, उनके बारे में मधु कहें। थैंक यू। Thank you, Harbhajan. Now I am going to start 3-1, which is remaining. First one is nitrogen. For nitrogen, we take 2 grams of soil in a spatula. After that, we add 5 ml of 5 ml of nitrogen and shake the tube for 5 seconds. After that, we filter with filtration paper. Then we add nitro 2 to the sample and wait for 5 to 10 minutes to get result. If darker red was there, that means higher nitrogen content. If yellow color, that means lower nitrogen content. If medium, that one is orange color. Next one is phosphorus. For phosphorus, we take, for potassium, we take 2 grams of soil in mixing tube, then add 5 ml of potassium 1, then shake for a second and filter with the filtration paper. Then we add potassium 10 to 12 drops, phosphorus 4 to the reagent. After that, we wait for 10 minutes to get the result. Result must be a bluish color. For potassium, we take 5 ml of potassium, and after that we add 5 ml of potassium reagent, then mix and wait for a second. Then we add 2 to 3 drops of potassium, and result must be a yellow or orange color. And I would like to tell the experience what I felt after measuring all the things. We apply all the nutrients precisely to the field so that our input requirement will be less and our profit will be less. Now I would like to invite Monica to continue for the presentation. Thank you, Madhu, and I would like to thank to all my team members, and I would like to invite next team for their presentation. Thank you. Thank you so much, Team C. And before Team 4 starts, I would like to tell this is a initiative which has been done by Patanjali, wherein we have tried making a soil testing kit, which has been fruitful. As of now, we are doing some soil sampling for Haridwar region through this kit, wherein there are 5 parameters which can be assessed from this particular kit. And this pilot project is being done with collaboration with the state government and the central government. So we are almost doing all khasras of Haridwar as of now. So the team who had been here, they had also participated in it, and we are also given them some samplings to be done, and they have done it very nicely. So I would congratulate them also. So this is what the learnings are, because it's not only a visit, because we had asked them to do few things which are already doing here. जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उनके साथ में उन्होंने सिखा के उन्हें भी बताया गया. So this is a kit which can be bought by a farmer from anywhere, and he can use it on his own, and the basic 5 parameters can be taken care of. So in this program, I would like to call upon the team, which is Group D, that comprises of Khyati, Sarmishtha, Nayan, Anamika, and Amit. So Group D, they will be talking about the field work they have done, and all the best, Group D. A very warm good afternoon to one and all present over here. Today, I, Sharmishtha Verma, and my team members Khyati Agrawal, Anamika Patel, Amit, and Nayan are here to present our presentation on the topic field work. Now, I would like to invite Anamika Patel for further details. Good afternoon to all of you. My name is Anamika Patel and I am here to cover my topics. जैसा कि हमने अपनी फील्ड वर्क की जर्नी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे, उनके बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगी, जिसमें कि हमने हैंड मीटर टूल, पंजी, मेजरिंग टेप, खुरपी, खुरपा, शीव, स्पेड, प्लास्टिक वाटर कैंस, मींस हजारा, तसला इत्यादि देखे. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन जीवामृत. जीवामृत जैसा कि एक नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर है और यह बेसिकली एक कल्चर है. इसको बनाने के लिए हमें 10 किलोग्राम काउ डंग, 10 लीटर काउ यूरिन, 2 kg पल्स फ्लोर, 2 kg जैगरी की नीड होती है एंड 100 ग्राम सॉइल की नीड होती है. इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्रॉपर्ली और रेस्ट ऑफ द ड्रम को हम वाटर से फिल कर देते हैं.
जिसमें कि हमें जो काउ डंग होता है वो हमें बैक्टीरिया देता है, काउ यूरिन जो होता है वो हमारे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, जो पल्स फ्लोर होता है वो हमारा फर्मेंटेशन का काम करता है। और ये जीवामृत हमारा समर्स में 4 to 5 डेज में बन के रेडी हो जाता है, विंटर्स में यह हमारा 6 से 7 दिन लेता है। इसमें हम पर डे 2 टाइम्स 2 मिनट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, जिससे प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो सके। जैसा कि अब हम जीवामृत के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो यह हमारा एनपीके से रिच होता है और यह हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उसे प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल होते हैं वो प्रोवाइड कराता है। नाउ आई वांट टू स्पीक अबाउट घन जीवामृत। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जीवामृत जैसे हमने बनाया, पहले हमने इंग्रेडिएंट्स लिए, देन हमने काउ डंग यूज किया, काउ यूरिन यूज किया, बेसन ऐड किया, जैगरी ऐड करी, फिर उसको हमने पूरा एक ड्रम में मिक्स किया, देन हमने उन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स किया। नाउ आई वांट टू स्पीक अबाउट घन जीवामृत। घन जीवामृत हमारा एक सॉलिड फॉर्म में नेचुरल फर्टिलाइजर है। इसको बनाने के 2 मेथड होते हैं। मेथड फर्स्ट में हमने 100 ग्राम सॉइल ली, 2 ग्राम पल्स फ्लोर लिया, 2 ग्राम हमने जैगरी ली और 100 ग्राम हमने सॉइल ली। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और उस पर कुछ अमाउंट हमने काउ यूरिन का ऐड किया। देन उसको हमने एक शैडो वाले प्लेस में ड्राई करने के लिए बिछा दिया। जब वो ड्राई हो गया उसको हमने हैंड से पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया, जिससे वो हमारा रेडी टू यूज हो गया। सेकेंड मेथड हमारा घन जीवामृत बनाने का जिसपे कि हमने काउ डंग का एक हीप प्रिपेयर किया, उसपे हमने जीवामृत ऊपर से स्प्रे किया। देन हमने जो हमारा हीप था उसको हमने सॉइल की लेयर से कवर कर दिया। देन उसपे हमने पानी और सॉइल को लेप करके पूरे गोबर को ढक दिया। देन उसपे हमने 4 to 5 होल्स बनाए, जिससे हम 7 डेज के डिफरेंस में जीवामृत को डाल सके। इस प्रोसेस से हमारा जो घन जीवामृत होता है वो 21 से 25 डेज में बन के रेडी हो जाता है। और जिस एरिया पे हमें घन जीवामृत बनाना है वो एरिया हमारा क्लीन होना चाहिए। अब मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके बेनिफिट्स सेम जीवामृत की तरह हैं। ये भी न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है और हमारे प्लांट्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। थैंक यू सो मच। एंड अब मैं अमित को बुलाना चाहूंगी और फर्दर टॉपिक कवर करें। Good afternoon to all of you, and we are discuss our topics एजोला के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि एजोला जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसके लिए एक पिच तैयार करते हैं। लेंथ इसकी 10 फीट होती है और ब्रेथ 3 फीट और डेप्थ 2 फीट होती है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो स्लरी प्रिपरेशन करते हैं, जिसके लिए 2 kg काउ डंग्स एंड उसमें 30 ग्राम सुपर फास्फेट को 10 लीटर पानी में मिक्स करके स्लरी तैयार करते हैं और इसको सीड पर डाल देते हैं। जिसके बाद 10 सेंटीमीटर वाटर लेवल होने के बाद पानी को ऐड कर देते हैं और पानी ऐड करने के बाद इसमें 10 से 15 दिन वो आधा से 1 kg प्योर एंड फ्रेश एजोला डाल देते हैं और 10 से 15 दिन में ये पूरी पिच में ग्रो हो जाता है अच्छे से। एंड इट इज मेजरली यूज इन ऑलमोस्ट स्टेबल क्रॉप्स एंड मेजरली यूज इन राइस क्रॉप में ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस क्रॉप में हेल्प करता है। इसके बेनिफिट्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इंक्रीज पैडी क्रॉप यील्ड एंड यूज बायोरिमेडिएशन ऑफ हैवी मेटल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद हमें बीजामृत के बारे में बताया सर ने। बीजामृत जो है सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली जो फंगस डिजीज पेस्ट से होने वाले प्रभाव को बचाता है और इसके साथ ही इंक्रीज जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है। इसके लिए 100 kg सीड के लिए 20 लीटर पानी पर्याप्त होता है। इसके अलावा काउ यूरिन, काउ डंग और चूना, इसके बाद सॉइल लाइक डाइक सॉइल का यूज भी करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के स्टोन ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिपरेशन करने के लिए सभी मिक्सचर को एक टैंक में मिक्स कर देते हैं एंड मिक्स करने के पश्चात वुडन स्टिक से इसे अच्छे से मिला देते हैं और मिलाने के पश्चात इसको एक छायादार जगह पे रखते हैं और एक दिन के लिए रख देते हैं और सुबह ये तैयार हो जाता है और इसको 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही कम समय में कम लागत में तैयार हो जाता है। 24 घंटे में ये प्रिपेयर हो जाता है और इसके बेनिफिट्स हैं इफेक्टिव टू प्रोटेक्टिंग यंग रूट्स फ्रॉम फंगस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
इसके बाद हमें दशपाणी अर्क के बारे में बताया सर ने। दशपाणी अर्क इट इज मोस्ट वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोलिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज प्रिपेयर्ड यूजिंग ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए हम अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं आसानी से ही। और इसमें 10 प्रकार के पौधों की पत्तियों के बारे में बताया, जिसमें कि नीम की, जट्रोफा की, पपाया की, हार्ट लीव्ड मून सीड लीव्स हो गई, कस्टर्ड एप्पल हो गया, नेरियम हो गया, धतूरा हो गया, ग्रीन चिली पेस्ट भी बताया और गार्लिक पेस्ट के बारे में बताया, और साथ ही काउ डंक, काउ यूरिन और वाटर के बारे में 200 लीटर वाटर के बारे में बताया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद प्रिपरेशन के लिए 200 लीटर पानी में टैंक में मिक्स कर देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं, और पत्तियों को जो क्रस्ट करके इसमें मिला देते हैं। उसके बाद काउ डंग और काउ यूरिन को भी मिश्रित कर देते हैं और स्टिक की सहायता से अच्छे से मिला देते हैं, और इसके बाद 5 दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 6 डे 5 से 7 लीटर पानी फिर से ऐड करके इसको 1 मंथ के लिए छोड़ देते हैं। 1 मंथ बाद ये दशपर्णी तैयार हो जाता है, जो सभी प्रकार के कीड़ों के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, पेस्ट के लिए कंट्रोल करता है, और ये 200 लीटर जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। साथ ही ये एंटी फंगल एंड एंटी वायरल होता है। एंड नाउ कंप्लीट माय टॉपिक एंड आई इनवाइट मिस्टर नयनरा फॉर द फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू। Thank you, Miss. Good afternoon to all of you. My first topic is वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक साइंटिफिक मेथड है कंपोस्ट तैयार करने का, जो कि हम अर्थवर्क से तैयार करते हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रेट की रिच होती है और मिनरल्स भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेश एक्सेट्रा। वर्मी कंपोस्ट में मेनली प्रिपरेशन में 2 स्पीसीज यूज करते हैं। एक आर्सेनिया फोटिडा जो कि स्मॉल होता है, एक होता है यूजेनिया जो कि मतलब लॉन्ग होता है। हम वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म जो होता है, अगर बात करें अर्थवर्म की, तो ये 1 साल में लगभग 36 टन मिट्टी को ऊपर से नीचे कर सकता है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट में देखें एनपीके का रेशियो, तो 1:3:1, 1:1.5 होता है। अगर अब आते हैं वर्मी कंपोस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम एक छायादार प्लेस का चुनाव करते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना पड़े। तो फर्स्टली हम करते हैं काउ डंग की एक 3 इंच की लेयर बनाते हैं। फिर उसके बाद उस पर क्रॉप रेजिड्यू, ड्राई ग्रास की 2 से 3 इंच की लेयर बनाते हैं। देन अगेन उसमें काउ डंग की लेयर बनाते हैं। उसके बाद हम उसमें अर्थवर्म को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसे क्रॉप रेजिड्यू, ड्राई ग्रास से हम कवर कर देते हैं। उसे मॉइस्चर के लिए हम लोग टाइम पे उसमें वाटर स्प्रिंकलर करते रहते हैं। हम जो वाटर स्प्रिंकलर उस पर करते हैं, तो वो लीच आउट होके एक जगह इकट्ठा होता है, जिसको हम वर्मी वॉश बोलते हैं, वो भी हमारे यूज में आ जाता है। और ये वर्मी कंपोस्ट हमारा 21 दिन में तैयार हो जाता है। और इसके एडवांटेज अगर देखें, तो वर्मी कंपोस्ट का एडवांटेज है ये क्रॉप की रूट को डेवलप करता है, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, और सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और इसके मेंटेनेंस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट, मतलब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट आ रहे हैं, तो उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए, अगर चेक करना हो, तो हम पहले 2 ग्लास लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। हम देखते हैं जिस ग्लास की बोतल में वर्मी कंपोस्ट नीचे सेटल डाउन होके पानी क्लीन दिखता है, वो हमारा प्योर वर्मी कंपोस्ट होता है। जिसमें मॉलिक्यूल्स तैरते रहते हैं और पानी डर्टी हो जाता है, वो हमारा इम्प्योर रहता है। नाउ माय सेकंड टॉपिक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पी प्लांट इन ट्रायल फील्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक प्लॉट लेते हैं और 3 रो बनाते हैं। 3 रो में हम 10 प्लॉट करते हैं और सभी में इक्वल प्लांट लगा देते हैं। और उसमें सभी में हम डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है T1 में जीवामृत प्लस डिकम्पोजर, T2 में कंपोस्ट प्लस डिकम्पोजर, T3 में वर्मी कंपोस्ट प्लस डिकम्पोजर एक्सेट्रा। फिर उसमें हम यह देखते हैं किसमें पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, किसमें नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो नेगेटिव इफेक्ट जो आता है उसे हम अवॉइड करते हैं, जो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है उसे हम अप्लाई करते हैं।
इसका बेनिफिट यही है कि हम देखते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स में डिफरेंट ट्रीटमेंट कौन सा हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए इनवाइट करना चाहेंगे मिस ख्याति अग्रवाल को। थैंक यू। Thanks, ma'am, and good afternoon to all. I am Khyati, and I am here to present my topics. First topic, field preparation and transplantation of cauliflower and onion. तो इसके लिए सबसे पहले हमें फील्ड पे जो क्रॉप रेसिड्यूज हैं और अनवांटेड लीव्स हैं उनको कलेक्ट करके साइड कॉर्नर ऑफ फील्ड में डंप करना पड़ेगा, ताकि वो टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाए और उससे फील्ड लीफ मोल्ड मैन्योर का फॉर्मेशन किया जा सके, जो कि एक एक्सीलेंट सॉइल अमेंडमेंट की तरह यूज होता है। नेक्स्ट हमको हैंड बीडिंग करके जो अनवांटेड बीड्स हैं वो फील्ड से रिमूव करने होंगे, फील्ड को क्लीन करना होगा और उसमें घनजीवामृत अप्लाई करेंगे, प्रॉपरली सॉइल के साथ मिक्स करेंगे, फिर उसको हम सॉइल को फील्ड जो है हमारा लेवल करेंगे और उसमें डिफरेंट प्लॉट्स बनाएंगे जिसमें हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे अनियन और कॉलीफ्लावर का इक्वल स्पेसिंग पे। तो इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि इक्वल स्पेसिंग पे करने से और बीड्स को रिमूव कर देने से हम अपने जो प्लांट्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ को ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर सनलाइट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे, जो कि आप इन फोटोज में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माय नेक्स्ट टॉपिक इज किचन गार्डनिंग पॉट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमको पॉट को फिल करना होगा, जिसके लिए हम सॉइल लेंगे, घनजीवामृत लेंगे, वर्मी कंपोस्ट लेंगे, एजोला लेंगे जो कि 100 ग्राम ड्राइड एजोला होगा, ट्राइकोडर्मा लेंगे, ब्यूवेरिया बैसियाना लेंगे 10 ग्राम और उनको प्रॉपरली मिक्स करके पॉट में फिल कर देंगे। इसके बाद हम अपने पॉट्स में प्लांटेशन करेंगे, जो भी प्लांट हमको लगाना होगा, फॉर एग्जांपल टोमेटो। देन वी विल इंसर्ट अ पाइप इन द मिडिल ऑफ द पॉट और उसमें हम किचन का जो भी वेस्ट है जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट पील उसमें वाटर ऐड करके रख देंगे, ताकि वो डिकम्पोज होंगे और धीरे धीरे उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होके सॉइल में जाएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा, जो न्यूट्रिएंट्स जल्दी सॉइल में जाके लीच हो जाते थे, फिर फर्दर सॉइल को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता था, ऐसे में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट जाके टाइम टू टाइम हमारे प्लांट को सप्लाई करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माय नेक्स्ट टॉपिक इज पतंजलि जैविक सीडी। ये एक गेम है जो स्पेशली प्रिपेयर करवाया गया है फार्मर्स को अवेयर करने के लिए कि बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग क्या हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल फार्मिंग क्या हैं, और आपस में उनको कंपेयर करवा सकें। तो जो पॉइंट जहाँ पे स्नेक बाइट करता है वो रिप्रेजेंट करता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल फार्मिंग से, तो जिसमें हमारे फार्मर की प्रोग्रेस जो है वो आगे जाने की बजाय और पीछे आ जाती है। फिर जो पॉइंट जहाँ पे हमें लैडर मिल जाती है और हम ऊपर जाते हैं, वो बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग के बारे में बता रहा है, जिससे फार्मर आगे चल के और भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो ओवरऑल इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारा फार्मर जो कि एक एडल्ट लर्नर है, उसको हम डायरेक्ट लर्न करवाने के अलावा या कुछ समझाने की बजाय एक गेम के थ्रू फन मैनर में चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू एंड इट्स ओवर टू यू सनिष्ठा। थैंक यू ख्याति। अब मैं आपको नर्सरी बेड प्रिपरेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। नर्सरी बेड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें वीड्स को रिमूव करना होता है। वीड्स होते क्या हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि मेन प्लांट से compete करते हैं उसके न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, तो उनका रिमूवल सबसे मेजर पॉइंट होता है। उसके बाद हम उसमें घनजीवा अमृत मिलाते हैं नर्सरी में, फिर सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और लेवल कर देते हैं। नाउ द नर्सरी इज रेडी फॉर द फर्दर यूज। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको केस स्टडी के बारे में बताने जा रही हूँ। हम पतंजलि में जब आए तो हमें केस स्टडी प्रिपेयर करनी थी। हमने टोटल 40 केस स्टडीज प्रिपेयर करी, हम 20 स्टूडेंट्स ने, जिसमें हमने 18 राज्यों को कवर किया। इन केस स्टडीज को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक स्टेट कोऑर्डिनेटर को अवेल कराया गया था, जो कि हमें फार्मर से कनेक्ट करता था और हम उससे इंफॉर्मेशन लेते थे कि वो उसका नाम क्या है, वो किस विलेज से बिलोंग करता है, उसने नेचुरल फार्मिंग कब स्टार्ट करी, किस ईयर में स्टार्ट करी, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। और उसका मेजर जो इंफॉर्मेशन होता था वो होता था प्रैक्टिसेस, वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करता था, चाहे वो इंटरक्रॉपिंग हो, मिक्स क्रॉपिंग हो या मल्चिंग हो, वो सारी प्रैक्टिसेस हमें बताता था। इस सारी चीजों को जब हमने कलेक्ट कर लिया तो योगा हार प्रोग्राम जो कि मॉर्निंग टाइम पे होता है, हम उसको वहां पर प्रेजेंट करते थे। आफ्टर प्रेजेंटिंग आर होल केस स्टडी, जो फार्मर होता था वो उसकी पुष्टिकरण करता था, ताकि ये पता चल सके कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी है वो सत्य है या असत्य है। और वो फार्मर जब हमें पुष्टिकरण कर देता था कि ये सही है, फिर हम आगे नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते थे। इस केस स्टडी से हमने 2-4 पॉइंट सीखे। एक तो हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखने को मिला कि हमें विद इन टाइम लिमिट कैसे केस स्टडी को प्रेजेंट करना है। दूसरा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई
कि हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं एक फार्मर से जो कि अभी अनएजुकेटेड है या हम कम पढ़ा है बट उसे इंफॉर्मेशन बहुत है, उससे कम्युनिकेट करके हम कैसे कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें डेटा कलेक्शन का भी नॉलेज मिला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये केस स्टडी का फॉर्मेट दिखाया गया है जिसमें आपको दिख रहे हैं कितने सारे पॉइंट्स दिखे हुए हैं और उसके आगे ब्लैंक है, यही केस स्टडी के फॉर्मेट को हमने फिल करके यहाँ पे सबमिट किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओवरऑल लर्निंग फ्रॉम आवर फील्ड वर्क जर्नी, हमने क्या क्या लर्न किया यहाँ पर आके, क्या क्या सीखा और क्या क्या जाना। सबसे पहली बात हमने टीम वर्क को करना सीखा कि हम टीम में कैसे किसी काम को कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हो सकता है। उसके बाद हमने ये जाना कि साइंटिफिक थ्योरी को रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, जो चीजें हम बुक्स या मैनुअल्स में पढ़ते हैं उन्हें रियल वर्ल्ड में कैसे किया जाता है वो हमने यहाँ आके जाना। और हमने नर्सरी प्रिपेयर की जो कि प्रैक्टिकल था, तो हमने हर चीज को प्रैक्टिकली किया। उसके बाद हमने लो कॉस्ट इनपुट में कैसे हम हाई नेचुरल फर्टिलाइजर को, बेटर नेचुरल फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें ये सिखाया गया। तरुण सर के द्वारा हमें दशपर्णीय कैसे बनाते हैं वो बताया गया, गंजीवामृत, जीवामृत, इन सब चीजों को बनाने का तरीका हमने सीखा यहाँ पर। और एक और पॉइंट जो सर ने हमें समझाया वो ये था कि हम जो अर्थवॉर्म को कहते हैं कि वो फार्मर का फ्रेंड है। अर्थवॉर्म क्या करता है कि वो हैवी मेटल को अब्सॉर्ब कर लेता है सॉइल से, इस वजह से वर्मी कंपोस्ट को हम नेचुरल फार्मिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं। और अर्थवॉर्म जो होता है 36 टन ऑफ दी सॉइल को ऊपर नीचे करके उसे और पोरस बना देता है और अच्छा बना देता है। इन सब चीजों के साथ साथ हमने ग्रुप में कैसे काम करना है ये सब सीखा और हमें बहुत सारी लर्निंग फील्ड वर्क से बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली जो कि हमें बुक्स और मैनुअल से नहीं मिल सकती थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस ग्रुप डी। आपका प्रेजेंटेशन वाज वर्थ वॉचिंग, वेरी नाइस। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई अज्यूम दैट, मैं उम्मीद ये रखूँगा कि ये जो चीज़ें सीखी हैं आपने, ये आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अमल करें और इनसे कुछ ना कुछ आप करें या और आगे बाकी लोगों को इसके बारे में बताएं, बिकॉज दैट इज़ द वे द जर्नी बिगिंस। बिकॉज हम आपको बताएंगे, आप जितने लोगों से मिले उनको बताएंगे, इसी तरीके से हम अपने मिट्टी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। Thank you so much. All the presentations were good. Thank you very much. And there are some more improvements which needs to be done. It is always an process. जिस process में हम लोग चल रहे हैं, there is always some scope of improvement जो हम लोग कर सकते हैं. And but you guys have done brilliantly well. आपने बहुत अच्छा काम किया है. And thank you so much. I would now request Pawan sir to come. But before that, I would like to tell something about him. Pawan sir has been working with Patanjali for the last 4 years. He is an Pantnagar alumni. वो एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल है जिनको करीब 30 साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा ही है। उन्होंने डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया है, विद गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी किया है, मल्टीलैटरल और बायोलैटरल एजेंसीज के साथ में किया है, एनजीओज के साथ में काम किया है। तो उनके काम करने का जो तरीका है that is a different way of working because he has gained experience from गवर्नमेंट के में काम करने के बाद वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने काम किया है, IFAD के साथ काम किया है। सो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हमें भी बहुत सारी चीज़ें वी हैव गॉट टू लर्न फ्रॉम हिम and he is with Patanjali for the last 4 years and under his leadership we had done trained around 80,000 farmers all over India in organic farming and group farmer practitioner. So I would request एक बार पवन सर आए और about this whole program if he can put some light into it and share his experience. पवन सर. Thank you. धन्यवाद और धन्यवाद विवेक. I'd like to really appreciate all the participants who have हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी इस जर्नी के बारे में प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। कुछ चीज़ें उन्होंने फील्ड में की, कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी और इस तरह से ये जो हमारी लर्निंग है, मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जब ये इस जर्नी के बारे में वो विचार करेंगे तो ज़रूर कुछ उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, ऐसा हमें मानना है और मुझे आशा है कि उनकी जो जर्नी है, ये लर्निंग जर्नी आज से शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत है क्योंकि इसी तरह से हमें एक खोजी प्रवृत्ति के रूप में आगे बढ़ते रहना है। मैं सभी स्टूडेंट्स से आह्वान करूंगा कि वो अपनी खोज करने की, जो अपनी सीखने की जो प्रवृत्ति है, उसमें लिखने का काम, बोलने का काम, प्रेजेंट करने का, ये सब चीज़ों को भी वो अपने लर्निंग का हिस्सा बनाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो उनकी जो समझ है वो बेहतर होगी
और अपने जहाँ पर भी आप कार्य करें, जहाँ पर भी आप करें, चाहे स्वयं अपने घरों में जाके करें, खेतों में करें, या आप किसी संस्था के साथ मिलकर के, किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के अपने जीवन की जर्नी शुरुआत करेंगे, तो इसमें आप सब चीज़ों को जो आपने यहाँ से सीखा और जो भी है उसके प्रति आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही बांदा यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के हमारे जो डीन हैं और हमारी अगर फैकल्टी है, उनके साथ भी, क्योंकि हम 2 साल से लगातार इस कार्यक्रम को किए हैं, तो इसको और जरा सिस्टमैटिक ढंग से हम क्या पॉसिबिलिटीज पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पर भी हमें बात करने की जरूरत है। शायद इसको एक और फॉर्मल फ्रेमवर्क अगर दिया जाता है, एक MOU के बारे में चर्चा करना हम शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से हम हमारे भी टीम को आकर के और कंट्रीब्यूट करने में, और साथ ही आपको भी कंट्रीब्यूट करने में सफलता हमें मिलेगी। और क्योंकि ये मैनेजमेंट डिसीजन के रूप में फिर ये परिवर्तित हो जाता है और फिर पूरा इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर के काम करते हैं। तो मेरा आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि इस चीज पर आप विचार करेंगे, और इस जो विचार करने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए विवेक जी आपके साथ संपर्क में रहेंगे, और फिर हमारे मैनेजमेंट और आपका जो मैनेजमेंट है, हम आपस में इस चीज को आगे ले जाने की तरफ अगर बढ़ते हैं। और इसमें आपको अगर वैल्यू लगती है कि हम इस जो हमारा ये शुरुआत हुई है, चाहे स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन और भी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस चीज पर भी आप विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल स्टूडेंट्स का, बल्कि हम साथ मिल करके जो परिवर्तन की बात है, जो हम पॉजिटिव चेंज की बात करते हैं, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। तो आज का जो हमारा सत्र रहा, हमारे लिए भी एक जर्नी का एक समापन हुआ। एक 30 दिन से एक जर्नी चल रही थी हमारे स्टूडेंट्स के साथ, उसमें हमारा एंगेजमेंट रहा स्टाफ का, और काफी उनके एनर्जी गई होगी उसमें भी। तो मैं अपने स्टाफ को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी अपनी तरफ से जो मेहनत की, जो प्रयास किए हैं। अगर प्रयास में कुछ कमी हो गई होगी तो हमें जरूर उसके बारे में बताइएगा, हम भी सुधार करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये एक कमी के रूप में नहीं, बल्कि एक लर्निंग की, हम क्या बेहतर कर सकते हैं और हम क्या बेहतर कर सकते थे, मैं इस दृष्टिकोण पर बातचीत कर रहा हूँ। तो ये सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों से भी सुनना चाहेंगे, हमारी टीम भी सुनना चाहेगी, और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करें सारी चीज को, और इसमें जो भी सुधार हो सकता है उसको सुधार को हमें भी बताएं, जिससे कि हम अपने काम को और बेहतर रूप से कर सकते हैं। इसमें अपने जो भी कार्य हैं, इसको हम और अच्छी तरह से संपादित करें। आगे की हमारी जर्नी और क्या रहे, इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा बात कही है। तो मैं आप सभी लोगों का, सभी यहाँ पर जुड़े हुए साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं अभी एक्सक्यूज होना चाहूंगा कि मुझे लीव होना है, क्योंकि हमारे कुछ विजिटर्स आए हैं, उनके साथ मुझे आगे भी जाना है। और इतना कह के, लेकिन बाकी सब चीजें का फीडबैक मुझे मिल जाएगा। विवेक जी हमारे फोकल पॉइंट हैं। तो इस तरह से हम इस कार्यक्रम को आगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी स्टूडेंट्स को अपने दिल से मैं शुभकामनाएं और एक उज्जवल भविष्य की तरफ, और उसमें जो मैंने कहा एक लर्निंग जर्नी की शुरुआत के लिए मैं बधाई देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। अब मैं इस कार्यक्रम में अब डॉक्टर BP मिश्रा, जो प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मैं उनको आमंत्रण देना चाहूँगा, वो आए और ये जो हमारा जो प्रोग्राम था, ये जो जर्नी था बच्चों का, इसके बारे में बताएं। डॉक्टर मिश्रा। Thank you, Vivek ji. Respected Pawan sir, Vivek ji, the respected Dean of our college, Professor G.S. Pawar sir, the faculty members, Dr. B.K. Gupta ji, Dr. Arjun, and beloved students. Sir, first of all, तो हम आप पतंजलि का, पूरी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे स्टूडेंट्स का प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। लास्ट टाइम भी आपके यहाँ स्टूडेंट्स गए थे और इस बार भी आपने स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया। जो लास्ट टाइम की लर्निंग थी वो भी बहुत बढ़िया थी। स्टूडेंट्स ही एम्बेसडर हैं, स्टूडेंट्स ही सबसे बढ़िया बताते हैं, और जो प्रेजेंटेशन अभी हम लोग देख रहे थे, वो प्रेजेंटेशन अपने आप में ये बता रहा था कि बच्चों की लर्निंग कैसी थी।
और बच्चे जब आते हैं तो जो उनका सेटिस्फेक्शन जो होता है और जो उनका एक्सपीरियंस होता है जब हम यहाँ प्रेजेंटेशन करा रहे होते हैं, जब यहाँ रिपोर्ट सबमिट करा रहे होते हैं, तो ये दिख जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे कैसा अच्छा काम करके आए। हमें अभी जो पवन सर कह रहे थे 2-3 चीजें सर आगे के लिए सोचनी है, ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, बहुत छोटे समय में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो ये हमारा रेगुलर फीचर है, तो क्या हम पोरी के साथ कोई एमओयू साइन कर सकते हैं, जैसे हम DRI के साथ या अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे एमओयूज हैं, ICR इंस्टीट्यूट हैं और भी इंस्टीट्यूट हैं, इंडस्ट्रीज के साथ हैं। तो क्या हम आपके साथ कोई एमओयू साइन कर सकते हैं जिसमें हम एकेडमिक एक्सीलेंस और रिसर्च एक्सीलेंस या किन किन एस्पेक्ट्स में हमारा इंस्टीट्यूशन और पोरी या पतंजलि आयुर्वेद संस्थान मिलके एक साथ काम कर सकते हैं, कि हमारा भी फोकस्ड एरिया में हम लोग स्पाइसेस, कंडिमेंट्स और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, ग्रासेस, ये सारी चीजों को हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं। तो किन एरियाज में हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस पे हमें एक बार अलग से बैठ के बातचीत करनी है। और जो स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग मिलती है ये अतुलनीय है, जिसका मतलब हम धन्यवाद कह के भी धन्यवाद नहीं पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बच्चों को जितना केयर करते हैं ये भी अपने आप में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे व्यक्त करूं। आप उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमारे कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहेंगे, हमारे संबंध इसी तरीके से बने रहेंगे और हम और भी अच्छा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, Dr. Mishra. Thank you so much. And we'll surely talk about the things which we have discussed. हम लोग उसको अलग से बात करेंगे and we'll find out a way wherein it will be a win-win situation for everyone, because it will be good for the university as well as will be good for people working here. We will be good for us also. So we'll talk about it in a separate forum. हम एक बार इस पे चर्चा कर लेंगे। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मानदा यूनिवर्सिटी के डीन को मैं आमंत्रण देना चाहूँगा, डॉक्टर पवार को, कि वो आए और आज जो कार्यक्रम हुआ है, जो बच्चों ने अपनी क्षमता दिखाई है जिसमें और वृद्धि हो सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें हमारे साथ। डॉक्टर पवार, थैंक यू। धन्यवाद विवेक जी। हेलो जी सर, बताएं, आप सुन पा रहे हैं हम? ओके। आज के इस विशेष वेबिनार कार्यक्रम में जो स्पेशली योगाहार से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्यक्रम में शामिल पतंजलि परिवार एवं विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्पेशली पवन जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन, बेनीपुरी जी, रजत जी, विवेक जी और हमारे डॉक्टर तरुण शर्मा जी जो पतंजलि में हमारे छात्रों के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के डायरेक्टर ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड विभाग अध्यक्ष एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट डॉक्टर भानु जी, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद वर्मा और इस रावे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर VK गुप्ता जी, आप सभी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत मैं अपनी तरफ से करता हूं। और रियली एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बच्चों के द्वारा और आपने जो पूरा डिजाइन किया है वो इस पूरी 30 दिन की एक जर्नी को दिखाता है, और निश्चित रूप से एक सुखद लगता है कि हमारे छात्रों ने काफी कुछ सीखा होगा और एक पतंजलि द्वारा स्किल्ड और ट्रेंड छात्र हमारे पास हैं, ऐसा हमको सुनकर और देखकर गौरवान्वित महसूस होता है। विश्वविद्यालय हमेशा पतंजलि परिवार का आभारी रहेगा, और गत वर्ष भी हमारे छात्र काफी लाभान्वित हुए थे और काफी कुछ उन्होंने सीखा था। स्पेशली पतंजलि एक ब्रांड है और इंडिया में एक नाम है, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जो ज्ञान के साथ साथ मानवता भी सिखाता है और नेचर के साथ कैसे जिया जाए वो भी सिखाता है। तो हमारे छात्र इससे भी लाभान्वित हुए हैं, और स्पेशली आपने जो छात्रों के साथ साथ इनके अभिभावकों को भी जोड़ा है, अभिभावकों को साथ में जोड़ना, करते देखना, एक बहुत अच्छा प्रयास आपका रहा है, जिससे इनके पेरेंट्स को भी ये पता चला कि हमारे छात्र कहाँ शिक्षा ले रहे हैं, कैसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए एक अलग अच्छा अनुभव रहा है। और एक बात आपने कही है कि आगे भी हम किस प्रकार इस कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, किस प्रकार अच्छे से प्लान करें, और MOU भी एक हम कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी लाभान्वित होगा
और विश्वविद्यालय के लिए भी लाभान्वित होगा, क्योंकि बुंदेलखंड एक क्षेत्र ऐसा है जहां अभी भी बहुत एरिया बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, और यहाँ मेडिसिनल प्लांट और ऐसी फसलें जो मिलेट्स है या पल्सिस है एक प्रकार का हब हो सकता है। और पतंजलि ऑलरेडी मेडिसिनल के बहुत सारे फार्मर्स, जो 9,500 फार्मर्स की यहाँ बात की थी, हमारे यादव जी ने तो बताया था कि 9,500 फार्मर्स जो पतंजलि से जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड में, तो निश्चित रूप से हमारा विश्वविद्यालय बुंदेलखंड में स्थित है और हमारा एक सेटअप है और हम बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम पतंजलि के साथ मिलकर अपने शोध और अपने छात्रों को अधिक ज्ञान दे सकते हैं। मैं अपनी पूरी रावे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद उनका ज्ञापित करता हूँ। मैं पतंजलि परिवार को, स्पेशली हमारे जितने हमारे विवेक जी, रजत जी और तरुण शर्मा जी, पवन जी का मैं स्पेशली आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार हमारे इस कार्यक्रम का आयोजित किया कि हमारे छात्र अधिक से अधिक सीख सके और उस सीखे हुए ज्ञान को कैसे वो प्रेजेंट कर सकें, ये भी हमारे छात्रों को आपने सिखाया। और मैं पूरे कार्यक्रम में जुड़ा रहा और देखता रहा। छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन छात्रों ने एक अच्छे व्यवहार के साथ आपके पतंजलि परिवार में कार्य किया होगा। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन्होंने बहुत अधिक ज्ञान अर्जन किया होगा और उस ज्ञान अर्जन से अपना जीवन मूल्यवान बनाएंगे। मैं इस कार्यक्रम की सफल आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वविद्यालय आपके साथ और हम पतंजलि परिवार से हमेशा सहयोग की आशा के साथ आगे भी विश्वास रखेंगे कि हमको आपका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरे टाइम इस प्रोग्राम में आप रहे। मैं समझ सकता हूं कि बिजी स्केड्यूल में आप सब लोग अपना टाइम निकाल के इसमें रहें। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें उनके काम को देखने के लिए लोग हैं, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है। ये बहुत उन्हें मोटिवेट करता है कि वो साथ में लोग जुड़े रहें, ऐसा नहीं रहा। और मैं पूरे पतंजलि टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमने एक छोटा सा सत्र रखा था। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर मेहता सर, जो हमारे एक मेंटोर भी हैं एंड रिटायर्ड हैं वो गवर्नमेंट से, वो एडीजी रहे हैं, बट आज किसी फैमिली एमरजेंसी की वजह से वो नहीं उपलब्ध हो पाए, पर अभी वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को जो हम लोगों ने रूपरेखा रखी थी, हमने ये रखा था कि इसके बाद हम इनकी बच्चों की सर्टिफिकेट की प्रेजेंटेशन करेंगे। पर समय को देखते हुए हम ये प्लान कर रहे हैं कि ये एक कार्यक्रम को हम यही समापन करेंगे। हम सर्टिफिकेट जो इनका जो बना हुआ है हमारे पास, हम इनको पोस्ट लंच, बिकॉज खाने का यहाँ पे टाइम का है, कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए टाइम को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार लंच कर ले। लंच के बाद जब आएंगे तो ये हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम इसे ऑफलाइन में उन्हें हम वो सर्टिफिकेट दे देंगे। वो सर्टिफिकेट के फोटोग्राफ्स विल बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप, जो भी हमारा ग्रुप है हम उसमें उसको शेयर कर देंगे। और ये कार्यक्रम में आप सब उपस्थित रहे। मैं पूरी पतंजलि की टीम, जो हमारे सारे 19 राज्यों के लोग थे, वो सब उपस्थित थे, उसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ साथ यहाँ की टीम जो हमारी रही है, जिन्होंने कंटिन्यूअसली हेल्प करी है, कंटिन्यूअसली बच्चों का साथ दिया है, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने टाइम ना देखते हुए जब भी बच्चों को जरूरत हुई है उन्होंने हेल्प किया है। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देर इज आई कैन सी अ गुड फ्यूचर अहेड, बिकॉज ये अगर निष्ठा, ये अगर प्रोग्रेशन है बच्चों का, तो आई श्योरली हैप्पी टू से दैट देयर इज अ गुड फ्यूचर कमिंग अहेड। So many congratulations all the students, thank you so much, you guys have done great। और मैं उम्मीद करूंगा ऐसे ही आगे काम करते रहें और सबसे जुड़े रहें। जो चीजें आपने सीखी हैं, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाएं, दूसरे को सिखाएं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं पुष्पिंदर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पुष्पिंदर हैज बीन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑल दिस ट्रेनिंग विच इज हैपनिंग। वो एक स्रोत रहे हैं बच्चों को हेल्प करने में, बच्चों को साथ लेके चलने में। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं पतंजलि की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। और इसके बाद बच्चे आप लोग लंच करने जाएं। लंच के बाद जब आएंगे तब हम आपके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद आप फ्री हैं और आप अपने अपने गंतव्य स्थान पे प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शायदवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये भारत का भविष्य
लग रहा है कि संभल रहा है। सबको शादीवाद, सबको प्रणाम। ओम। ओम सभी को प्रणाम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओम सभी को प्रणाम। स्टूडेंट के भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा और उनका सभी का अभिनंदन। प्रणाम सभी को, प्रणाम। ओम सभी को और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिनंदन। बहुत गौरव लगा इसी प्रकार से ये जो मार्गदर्शन हमने अनुभव लिया, भारत का भविष्य उभर रहा है और अच्छी प्रगति के लिए शुभकामनाएं। ओम।